चैप्टर 11। इस लड़की को कुछ जरूर खिला देना। पता नहीं क्यों दिव्यांश के इतना गुस्सा होने के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत बची हुई थी। तभी उसने दृष्टि को 3 मौके दिए थे कि वह यह सब ना करें। 1 घंटे बाद दिव्यांश ने दृष्टि को छोड़ दिया और अपने कपड़े उठाकर उस कमरे से बाहर चला गया। दिव्यांश को अभी तक यह पता नहीं चला कि दृष्टि अंधी है। दृष्टि जैसे तैसे बेड पर बैठकर रोने लगी। दृष्टि ने अंदाजे से बेड पर हाथ फेरा तो उसे दिव्यांश का ब्लेजर हाथ लग गया। दृष्टि ने उसे ही पहन लिया। दृष्टि ने खुद को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दृष्टि, 4 दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आगे। दृष्टि खुद को कंटिन्यू समझा रही थी, लेकिन उसके साथ जो आज हुआ था वह इतनी आसानी से समझने वाला नहीं था। दृष्टि लगातार हो रही थी, खुद को रोने से रोकना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दृष्टि वॉशरूम जाना चाहती थी, लेकिन अपनी बेबसी के कारण जा भी नहीं पाई। दृष्टि ने जैसे तैसे खुद को बेडशीट से ही कवर कर लिया। वह बेडशीट पहले ही लाल हो चुकी थी। दृष्टि रोते रोते कब सो गई, दृष्टि को अभी पता नहीं चला। दृष्टि जिस बेड पर सोई थी उसे नहीं पता था कि उस बेड पर उसे अब हमेशा सोना है। जिस प्रिंस चार्मिंग के उसने सपने देखे थे वह प्रिंस चार्मिंग कोई और नहीं मिस्टर रघुवंशी ही हैं। दृष्टि को नहीं पता था कि वह दिव्यांश से 4 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए जुड़ गई है। दूसरी तरफ दिव्यांश एक दूसरे कमरे में गुस्से में तोड़फोड़ कर रहा था। दिव्यांश ने कमरा की हालत ऐसी बना दी थी जैसे वहां भूकंप आया हो। दिव्यांश दृष्टि के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने गुस्से के चलते उसने दृष्टि के साथ यह सब कर दिया था। दिव्यांश ने कमरे में रखी हर एक चीज तोड़ दी थी, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ। तभी दिव्यांश के दिल से एक आवाज आई। वह आवाज उसी लड़की की थी जिसे दिव्यांश केबिन में किस कर रहा था। मिस्टर रघुवंशी, यह क्या कर रहे हैं आप? भला कोई ऐसे नुकसान करता है? आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले गुस्सा करते हैं फिर नुकसान करते हैं। दिव्यांश ने चिल्लाकर खुद से कहा, तो क्या करूं? मैं कैसे खुद का गुस्सा शांत करूं? मैं तुम्हारे अलावा ये हक किसी को नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं उस दृष्टि राजपूत को दे आया। गुस्से में ही सही, लेकिन मैंने तुम्हारा हक उस लड़की को दे दिया। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को नजर भर कर नहीं देखा, और आज मैं अपने आप को इस लड़की को देखकर आ गया। दिव्यांश को फिर से उसी लड़की की आवाज सुनाई दी। क्या कह रहे हैं मिस्टर रघुवंशी? 1 घंटा ही सही, क्या आपको उसके साथ सुकून महसूस नहीं हुआ? क्या आपका गुस्सा कम नहीं हुआ? मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं आपको उसके साथ सुकून मिला, तभी आपने उसके साथ 1 घंटा स्पेंड किया। मुझसे ज्यादा आपको कौन जान सकता है? दिव्यांश ने फिर से गुस्से में कहा, मैं उस लड़की के साथ कुछ नहीं करना चाहता था। मुझे उस लड़की के साथ कुछ नहीं करना। उसका मासूम चेहरा मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। कितनी बार मैंने उस लड़की को वार्न किया, लेकिन वह लड़की है 1 नंबर की जिद्दी है। दिव्यांश को फिर से उस लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने हंसकर कहा, मिस्टर रघुवंशी, वह लड़की जिद्दी है तो आप क्या कम जिद्दी हैं? आपके जिद के आगे तो पूरा रघुवंशी परिवार हार मानता है। एक शिवाय है जो आपकी बात नहीं मानता, वरना आपके चाचू विराज, रूही सब तो आपकी बात मानते हैं, ताकि आपको गुस्सा ना आ जाए। दिव्यांश ने फिर से चिल्लाकर कहा, मैं क्या करूं अब इस लड़की का? उसके भाई ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। तुम चली गई मुझे छोड़कर, मैं अकेला पड़ गया। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं था, एक तुम ही थी जो मुझे समझाती थी, जिसे देखकर मेरा गुस्सा गायब हो जाता था। अब तुम नहीं हो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वापस आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे बिना मर रहा हूं। तभी कमरे का गेट नॉक हुआ। दिव्यांश की आंखें गुस्से से लाल थी और उसकी आंखों में कुछ आंसू भी थे। दिव्यांश ने अपने आंसू साफ किए और गेट खोल दिया। सामने बबीता खड़ी थी।
दिव्यांश ने बबीता को देखा, लेकिन बबीता को दिव्यांश की लाल आंखें देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि दिव्यांश ना जाने ऐसा कितनी बार कर चुका था। बबीता ने कहा, सर वह लड़की डॉट। बबीता ने इतना ही कहा था कि दिव्यांश के चेहरे पर टेंशन आ गई। दिव्यांश ने बबीता की पूरी बात नहीं सुनी और अपने कमरे में जाकर देखा तो दृष्टि बेडशीट को ओढ़कर सो रही थी। दृष्टि ने खुद को इतने अच्छे से कवर किया हुआ था जैसे उसे लग रहा था कि दिव्यांश दोबारा आ जाएगा और उसके साथ वह सब करेगा। दिव्यांश ने दृष्टि को देखा तो देखता ही रह गया। सोती हुई दृष्टि बहुत ही प्यारी लग रही थी। बेशक उसकी आंखें सूज चुकी थी, गालों पर आंसुओं के निशान थे, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। दिव्यांश ने एक नज़र फिर बबीता को देखा जो दिव्यांश के पीछे ही खड़ी थी। दिव्यांश ने कहा, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ इस लड़की को? बबीता दृष्टि को देखकर समझ गई थी कि वहां क्या हुआ था। बबीता को दृष्टि के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन एक नौकर की हैसियत से वह दिव्यांश को कुछ कह नहीं सकती थी। बबीता ने हिम्मत करते हुए दृष्टि के पैरों से बेडशीट हटाते हुए कहा, सर यह देखिए, शायद इनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। यह सुनकर दिव्यांश का गुस्सा बढ़ गया। दिव्यांश ने कहा, और तुम यह मुझे बता रही हो, जाकर डॉक्टर को कॉल करो। बबीता ने हिम्मत करते हुए कहा, डॉक्टर आएंगे तो क्या बोलो बबीता आंटी, दिव्यांश ने गुस्से में कहा। बबीता ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, सर आप जानते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन सर के दोस्त हैं, वह हर्षवर्धन सर को बता देंगे। दिव्यांश ने अपनी आंखें बंद की और फिर दोबारा गुस्से में कहा, तो अब क्या करना है, तुम ही बता दो। दृष्टि ने कहा, सर आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मंगवा दीजिए, मैं इन्हें खिला दूंगी। दिव्यांश ने अपना फोन निकाला और उसने कुछ टाइप करके फोन जेब में रख लिया। दिव्यांश ने फिर बबीता को देखकर कहा, मैंने ड्राइवर से कहकर मेडिसिन मंगवा दी है, तुम इस लड़की को खिला देना। बबीता ने हाँ में गर्दन हिलाई है और दिव्यांश जाने लगा। बबीता ने पीछे से टोकते हुए कहा, सर आप डिनर नहीं करेंगे? दिव्यांश ने एक मासूम सी आवाज में कहा, नहीं, लेकिन इस लड़की को कुछ जरूर खिला देना। इतना कहकर दिव्यांश फिर से दूसरे कमरे में चला गया। दिव्यांश का सोफे लेटा हुआ था क्योंकि उसे बेड पर नींद नहीं आ रही थी। दिव्यांश को खुद नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या हुआ। दिव्यांश ने वाइन की 2-3 बोतल पी ली थी। पता नहीं रात के किस पहर दिव्यांश को नींद आई। राजस्थान एयरपोर्ट। सुबह के 4 बज रहे थे। बेंगलुरु से राजस्थान की फ्लाइट लैंड हुई थी। उस फ्लाइट में से एक 24 साल का लड़का निकला जो दिखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट और गुड लुकिंग था। 5 फुट 11 इंच हाइट, दिखने में अच्छे मॉडल को फेल कर दे। परफेक्ट बॉडी जैसे, पता नहीं जिम में कितना टाइम स्पेंड करता है। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी जो उसकी स्मार्टनेस को बढ़ा रही थी। उसकी काली आंखें जिससे कोई भी लड़की देख ले तो उसमें डूब जाए, लेकिन चेहरे पर बहुत ज्यादा टेंशन। शौर्य ने जैसे ही वह वीडियो देखी, शौर्य का दिमाग खराब हो गया। शौर्य बेंगलुरु से राजस्थान पहली फ्लाइट लेकर ही आ गया। शौर्य घबराता हुआ जैसे ही एयरपोर्ट से निकला उसे बलराज मिला। बलराज शौर्य को एयरपोर्ट लेने आया हुआ था। शौर्य ने अपने दोनों हाथों से बलराज की बाजू पकड़ी और हिलाकर कहा, बलराज अंकल क्या हुआ है? मेरी आरू रघुवंशी मेंशन कैसे पहुंची? शौर्य ने अपने मोबाइल में बलराज को वीडियो दिखाते हुए कहा, यह सब क्या है? मुझे बताइए बलराज अंकल, मेरी आरू कहाँ है? शिवाय रघुवंशी उसके साथ क्या कर रहा है? बलराज ने शौर्य को तसल्ली देते हुए कहा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं सब कुछ बताता हूँ। शौर्य ने टेंशन भरी आवाज में कहा, मुझे गाड़ी में नहीं बैठना। बलराज अंकल मुझे बताइए, आरू शिवाय रघुवंशी मेंशन क्या कर रही है? वहां कैसे गई? आप जानते हैं आरू की हालत। वह इस हालत में ये सब कुछ कर रही है। यह कहते कहते शौर्य की आंखों में आंसू आ गए।
बलराज ने शौर्य को संभालते हुए कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो शौर्य, इस वक्त तुम्हारा राजस्थान आना ठीक नहीं है। अब तुम आ ही गए हो तो चुपचाप गाड़ी में बैठो, इससे पहले कि शिवाय के आदमी तुम्हें देख ले। शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी आरू का क्या? बलराज ने शिवाय का हाथ पकड़ा और गाड़ी तक खींचता हुआ लाया। बलराज ने फिर कहा, समझने की कोशिश करो शौर्य, तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं है। शिवाय रघुवंशी को पता चल गया तो तुम्हें देखते ही गोली मार देगा, इसीलिए चुपचाप गाड़ी में बैठो और हवेली चलो। शौर्य ने अपना हाथ बलराज के हाथ से झटक दिया। चैप्टर 12 छुई मुई सी है, किसी को भी प्यार आ जाए। बलराज ने शौर्य को संभालते हुए कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो शौर्य, इस वक्त तुम्हारा राजस्थान आना ठीक नहीं है। अब तुम आ ही गए हो तो चुपचाप गाड़ी में बैठो, इससे पहले कि शिवाय के आदमी तुम्हें देख ले। शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी आरू का क्या? बलराज ने शिवाय का हाथ पकड़ा और गाड़ी तक खींचता हुआ लाया। बलराज ने फिर कहा, समझने की कोशिश करो शौर्य, तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं है। शिवाय रघुवंशी को पता चल गया तो तुम्हें देखते ही गोली मार देगा, इसीलिए चुपचाप गाड़ी में बैठो और हवेली चलो। शौर्य ने अपना हाथ बलराज के हाथ से झटक दिया। अब आगे। बलराज ने जैसे तैसे खींचकर शौर्य को गाड़ी में तो बैठा लिया, लेकिन शौर्य का मन शांत नहीं हुआ। शौर्य कंटिन्यू बलराज से क्वेश्चन किए जा रहा था और बलराज गाड़ी चलाने में बिजी था। जब शौर्य को लगा कि बलराज उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा तो उसने गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ दिया, जिससे गाड़ी पेड़ से जा लगी। बलराज ने गुस्से में कहा, शौर्य यह क्या कर रहे हो, अपनी जान की परवाह नहीं है तुम्हें, समझते क्यों नहीं? शिवाय रघुवंशी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी जान ले लेगा। शौर्य ने गुस्से में कहा, तो अपनी जान बचाने के लिए मैं अपनी आरू की जान खतरे में डाल दूं? अपनी आरू को भेड़ियों के हवाले कर दूं? आप लोगों ने एक बार नहीं सोचा और बिना सोचे समझे मेरी आरू को उन लोगों के पास भेज दिया। मैं हवेली नहीं जाऊंगा, इतना कहकर शौर्य गाड़ी से उतर गया। शौर्य 4 कदम ही चला था कि बलराज ने आवाज लगाकर कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? वापस आ जाओ शौर्य, तुम्हारा रघुवंशी मेंशन जाना ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है, वापस आ जाओ शौर्य। शौर्य ने बिना पलटे कहा, अगर मेरी जान जाने से मेरी आरू बच जाती है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर शौर्य तेज कदमों से रघुवंशी मेंशन की तरफ जाने लगा। शौर्य राजपूत रघुवंशी मेंशन पहुंच गया था। शौर्य ने सीधा जाते ही हाल में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, शिवाय रघुवंशी बाहर निकल, शिवाय रघुवंशी मर्द है तो मुझसे बात कर, एक बच्ची की आड़ में मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है, अगर हिम्मत है तो मुझसे बात कर। तभी वहां राजवीर आ गया। राजवीर ने शौर्य को देखा तो बिना किसी भाव के कहा, तुम प्लीज शांत हो जाओ, शिवाय सर आते ही होंगे। शौर्य ने राजवीर को देखकर कहा, तुम्हारे सामने मेरी बहन के साथ यह सब हो रहा है और तुम अभी अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, कैसे हो राजवीर? तुम्हारे अंदर दिल नहीं है या तुम जानते नहीं कि आरू मेरी बहन है? मुझे यकीन नहीं आता कि कभी शिवाय मेरा दोस्त था और तुम मेरे सीनियर। राजवीर ने फिर कहा, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है और ना ही इस दुश्मनी से, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं और मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। राजवीर के कहने के बाद भी शौर्य का गुस्सा कम नहीं हुआ। शौर्य अब भी कंटिन्यू शिवाय को आवाज लगा रहा था। शिवाय ने जब शौर्य की आवाज सुनी तो उसे भी गुस्सा आ गया। शिवाय अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ सीढ़ियों से नीचे हॉल में आने लगा। शौर्य शिवाय को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और शिवाय सुलगती हुई आंखों से शौर्य को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को भूखे शेर की तरह देख रहे थे, जैसे कितने दिनों से उन्होंने शिकार नहीं किया
और अब वह दोनों एक दूसरे का शिकार करेंगे। तभी शौर्य को आरू शिवाय के कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। शौर्य की नजर आरू पर गई तो वह हैरान हो गया, क्योंकि आरू ने शिवाय के कपड़े पहने हुए थे। शौर्य ने आरू को शिवाय के कपड़ों में देखकर गलत समझ लिया और इसी वजह से शौर्य का गुस्सा दुगना हो गया। शौर्य ने शिवाय से कहा, तो तुम मेरी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हो? तुमने देखा नहीं, वह लड़की 18 साल की भी नहीं है और तुम उसे अपने कमरे में ले आए। राजवीर ने आरू को देखा तो वह भी हैरान हो गया। दूसरी तरफ दिव्यांश ने रात भर ड्रिंक की थी, इसीलिए उसकी आंख देर से खुली। दिव्यांश ने अपनी आंखें खोली और अपना सिर पकड़ लिया। दिव्यांश के सर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। दिव्यांश जैसे तैसे उठा और वॉशरूम चला गया। करीब 1 घंटे बाद तैयार होकर वह नीचे डाइनिंग टेबल पर आया। दिव्यांश ने जैसे ही ब्राइड का स्लाइस अपने मुंह में रखा, उसके दिमाग में दृष्टि का ख्याल आया। दिव्यांश ने बबीता की तरफ देखकर कहा, क्या उस लड़की ने नाश्ता कर लिया? बबीता ने कहा, नहीं सर, कल मैंने उसे खाना खिलाकर टैबलेट दे दी थी। शायद टैबलेट की नशे की वजह से वह अभी सो रही है। आप परेशान मत होइए, मैं उसे नाश्ता करवा दूंगी। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। मैं उसके लिए परेशान नहीं हो रहा हूँ, बस पूछ रहा था कि उसने खाना खाया या नहीं। इतना कहकर दिव्यांश ने जो स्लाइस उठाया था वह प्लेट पर ही रख दिया और अपना कोट लेकर मिशन से निकल गया। शिवाय ने शौर्य का रिएक्शन देखा तो वह समझ गया कि शौर्य को लग रहा है शिवाय ने आरू के साथ कुछ गलत किया है। शिवाय ने इस गलतफहमी का पूरा फायदा उठाया और बोला, तुम तो जानते ही हो शौर्य, मैं आज तक किसी लड़की के करीब नहीं गया। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड याद है लायरा, अमेरिकन ब्यूटी? मैं कभी उसके करीब भी नहीं गया। लेकिन तुम खुद ही बताओ, मैं जवान हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है, और तुम्हारी आरू, यह तो कितनी इनोसेंट है और कितनी प्यारी। देखो जरा अपनी बहन को, कितनी नाजुक सी छुईमुई सी है, किसी को भी प्यार आ जाए। तो तुम ही बताओ मैं इसे कैसे छोड़ देता। आरू ने शौर्य को देखा तो धीरे धीरे नीचे आने लगी। शौर्य को देखकर आर्या के चेहरे पर अब भी कोई इंप्रेशन नहीं था। उसे तो शिवाय की बात समझ भी नहीं आ रही थी। शौर्य ने फिर गुस्से में कहा, शिवाय, रघुवंशी खानदान की इज्जत तो रख लेते। रघुवंशी खानदान तो लड़कियों की इज्जत करने में कभी पीछे नहीं हटता। फिर तुम इतनी गिरी हुई हरकत मेरी बहन के साथ कैसे कर सकते हो? इतना कहकर शौर्य ने जैसे ही शिवाय को मारने के लिए हाथ उठाया, शिवाय के बॉडीगार्ड ने शौर्य को पकड़ लिया। शिवाय ने इस बात का फायदा उठाया और अपना एक हाथ आर्या की तरफ बढ़ाया। आर्या ने बिना सोचे समझे अपना हाथ शिवाय के हाथ पर रख दिया। शिवाय ने आर्या को खींचकर अपने सीने पर लगा लिया। शिवाय ने शौर्य को जलाने के लिए यह कर तो लिया था, लेकिन शिवाय की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से धड़कने लगी। शिवाय को खुद नहीं पता था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और शौर्य को देखकर कहा, देखो शौर्य, दुश्मनी दुश्मनी होती है, कैसे निभानी है कैसे नहीं, यह मैं नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि दुश्मन को वहां वार करो जहां उसकी कमजोर नस होती है, और तुझे देखकर लगता है कि तेरी बहन तेरी कमजोर नस है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी कमजोर नस को ही दबा दूं। इतना कहकर शिवाय धीरे धीरे आर्या की कमर को रब करने लगा। आरू को अभी समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। शिवाय के ऐसा करने से शौर्य का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शौर्य को 4 बॉडीगार्ड ने पकड़ा था, लेकिन वह चारों बॉडीगार्ड शौर्य की ताकत के सामने कमजोर पड़ते नजर आ रहे थे। तभी राजवीर ने 2 बॉडीगार्ड को इशारा किया और फिर 6 बॉडीगार्ड ने शौर्य को पकड़ लिया। शौर्य तड़प रहा था जैसे बिना पानी के मछली। शौर्य ने चिल्लाकर कहा, शिवाय मत कर ऐसा, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, तुझे मुझसे प्रॉब्लम है ना, मुझे गोली मार दे, लेकिन मेरी आर्या के साथ ऐसा मत कर। शिवाय ने हंसते हुए कहा, तुझे गोली मार दूंगा,
तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तू तड़पेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। और कौन सी दोस्ती की बात करता है? वह दोस्ती जिसके चलते तूने मेरी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया। मेरी माँ, मेरे बाप, सबको तो मार दिया तूने। इतना कहकर शिवाय आरू की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने कमरे में ले जाने लगा। शौर्य ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, शिवाय समझने की कोशिश कर, आर्या ठीक नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दे, तू जो कहेगा मैं करूंगा, उसे छोड़ दे। लेकिन शिवाय के कान तो जैसे बहरे हो गए थे। शिवाय आर्या को सीढ़ियों से ऊपर ले जा चुका था। शौर्य नीचे कंटिन्यू चिल्ला रहा था। शौर्य ने बेबस होकर कहा, शिवाय तू जो कहेगा मैं करूंगा, तू अगर मुझे कुत्ता बनाकर भी रखेगा मैं रह लूंगा, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दे। उसका इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है, वह बीमार है, उसे छोड़ दे, तुझे यशोदा माँ की कसम। अपनी माँ का नाम सुनकर शिवाय रुक गया। शिवाय ने गुस्से में पलटकर कहा, अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम मत ले। मेरी माँ ने तुझे मुझसे ज्यादा प्यार किया और तूने मेरे साथ क्या किया? तू एक्सीडेंट करके भाग गया। तुझसे इतना नहीं हुआ कि तू मेरी फैमिली को हॉस्पिटल ले जाए। तू अगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता तो शायद वह लोग बच जाते, लेकिन तूने उन्हें सड़क पर तड़पते हुए छोड़ दिया। और अब तो मुझे माँ की कसम दे रहा है। चल ठीक है, जब तूने मेरी माँ की कसम देगी दी तो मैं तुझे 4 दिन देता हूँ। अगर तूने 4 दिन मेरा टॉर्चर झेल लिया तो मैं तुझे और तेरी बहन को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू मेरा टॉर्चर नहीं झेल पाया तो मैं तेरी बहन के साथ वह सब कुछ करूंगा जो तू नहीं चाहता। शौर्य ने बेबसी आवाज में कहा, मैं तेरा हर टॉर्चर सहने के लिए तैयार हूँ, तू मेरी बहन को छोड़ दे। चैप्टर 13। ये जो प्यार है ना, प्यार ऐसा ही होता है। अपनी माँ का नाम सुनकर शिवाय रुक गया। शिवाय ने गुस्से में पलटकर कहा, अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम मत ले। मेरी माँ ने तुझे मुझसे ज्यादा प्यार किया और तूने मेरे साथ क्या किया? तू एक्सीडेंट करके भाग गया। तुझसे इतना नहीं हुआ कि तू मेरी फैमिली को हॉस्पिटल ले जाए। तू अगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता तो शायद वह लोग बच जाते, लेकिन तूने उन्हें सड़क पर तड़पते हुए छोड़ दिया। और अब तो मुझे माँ की कसम दे रहा है। चल ठीक है, जब तूने मेरी माँ की कसम देगी दी तो मैं तुझे 4 दिन देता हूँ। अगर तूने 4 दिन मेरा टॉर्चर झेल लिया तो मैं तुझे और तेरी बहन को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू मेरा टॉर्चर नहीं झेल पाया तो मैं तेरी बहन के साथ वह सब कुछ करूंगा जो तू नहीं चाहता। शौर्य ने बेबसी आवाज में कहा, मैं तेरा हर टॉर्चर सहने के लिए तैयार हूँ, तू मेरी बहन को छोड़ दे। अब आगे। शिवाय ने अपनी सुलगती हुई आंखों से शौर्य को देखा और गुस्से भरी आवाज में कहा, शौर्य राजपूत सहना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। विराज अपाहिज हो गया। विराज अब किसी से मिलना पसंद नहीं करता, ना ही अपना ट्रीटमेंट करवाता है, और यह सब कुछ हुआ तुम्हारी मेहरबानी की वजह से। जो विराज हमेशा हंसता खेलता रहता था वह विराज शांत हो गया। जो विराज मुझसे बात बात पर बहस करता था वह अब मुझसे बात तक नहीं करता। वह विराज जिसका चाचू के गले लगे बिना दिन नहीं गुजरता था, वह चाचू को देखना पसंद नहीं करता। विराज किसी को अपने नजदीक नहीं आने देता, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, जो विराज कुछ सेकंड के लिए भी एक जगह नहीं बैठता था वह अब अपने कमरे से नहीं निकलता। दिव्यांश की रिया की डेथ हो गई। दिव्यांश को जिस रिया ने इंसान बना दिया था वह फिर से डेविल बन गया। माँ, पापा, चाचू, चाची सब तुम्हारे एक्सीडेंट का शिकार हो गए, कोई नहीं बचा। इन आंखों ने 5 लाश देखी है। रूही डिप्रेशन में चली गई। हम सब ने कितनी मुश्किल से रूही को संभाला था हम ही जानते हैं। अगले ही पल शिवाय ने आर्या के बालों को कसकर पकड़ लिया और शौर्य के सामने ले जाकर कहा, तुम्हारी बहन पर आई तो तुम कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हो गए। कभी हमारे बारे में सोचा है? तुमने हमारा पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद करके रख दिया। शिवाय ने जब आर्या के बालों को पकड़ा तो आर्या बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई।
ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। यह बात शिवाय ने नोटिस नहीं की। आर्या शिवाय से बस डर रही थी। शौर्य ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, शिवाय छोड़ दे उसे, वह लड़की बीमार है। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार। बाल नाचने का शौक है तो मेरे नोच, मेरी आरू के नहीं। शिवाय ने इतना सुना तो झटके से आर्या के बालों को छोड़ दिया। आरू जमीन पर गिर गई। शिवाय ने फिर से गुस्से में कहा, सही कहा तुमने, तेरे बाल पकड़ने चाहिए, लेकिन तुझे तो अपने बालों से बहुत प्यार है ना। कोई इन्हें हाथ लगाता है तो तुझे गुस्सा आता है, तो तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज ही छीन लेता हूं। इतना कहकर शिवाय ने जोर से आवाज लगाई, राजवीर। कुछ ही सेकंड में राजवीर हाथ बांधे शिवाय के सामने खड़ा हो गया। शिवाय ने गुस्से में कहा, राजवीर, शौर्य के बाल कटवा दो। दूसरी तरफ मेंशन के बैक साइड के पोर्शन में विराज रहता था। विराज व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। विराज, जिसकी उम्र 24 साल थी, हाइट 5 फुट 11 इंच, घर में सबका लाडला। विराज भी शिवाय और दिव्यांश से कम स्मार्ट नहीं था। विराज शिवाय के चाचू का बेटा था जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। दिखने में कुछ कुछ शिवाय जैसा था, लेकिन चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी। विराज के अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। विराज रघुवंशी परिवार का सबसे फनी लड़का था। बात बात पर मजाक करना, कमेंट करना उसकी फितरत में था। विराज के अंदर एक खूबी थी, कोई भी बंदा उसके साथ अगर 10 मिनट बिता ले तो उसका फैन हो जाता था। विराज के साथ जो भी टाइम बिताता था वह हंस हंस कर पागल हो जाता था। लेकिन अब विराज शांत हो गया है, ना किसी से मिलता है, ना किसी से बातें करता है, बस अपने ही कमरे में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताता है। विराज अपने कमरे की बालकनी में पंछियों को निहार रहा था। तभी विराज का नौकर दीनू काका वहां आए। उनके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। दीनू काका ने कहा, विराज बेटा, क्या देख रहे हो? विराज ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो ना काका, यह पंछी उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकते हैं, और मैं इस व्हीलचेयर से बंध गया। दीनू काका ने नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी और विराज के सर पर हाथ फेर कर कहा, विराज बेटा, ऐसा नहीं सोचते, तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम भी इन पंछियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। लेकिन तुम खुद ही इलाज कराने में आनाकानी करते हो। विराज ने हंसते हुए कहा, आप नहीं समझेंगे काका, मेरा इलाज अब कभी नहीं होगा। मैं कभी इस व्हीलचेयर से नहीं उठ पाऊंगा। मैं जानता हूँ सब मुझे झूठी तसल्ली देते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन सच यही है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। दीनू काका ने फिर कहा, विराज बेटा, खाना खा लो, इतना नकारात्मक नहीं सोचते। विराज ने कहा, नहीं काका, भूख नहीं है, आप नाश्ता वापस ले जाइए। दीनू काका ने विराज के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, निराश नहीं होते विराज बेटा, भगवान ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है, तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ सोचा है। मेरा दिल कहता है कि तुम इस व्हीलचेयर से जरूर उठोगे। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आएगी जो तुम्हारा हाथ पकड़कर इस अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाएगी। अपने ऊपर विश्वास रखो विराज, सब ठीक होगा। विराज ने हंसते हुए कहा, दीनू काका, पिछले 1 साल से आप मुझे यही सब सुना रहे हैं। आपको पता भी है कि जो मुझे अंधेरे से निकालकर उजाले में लेकर जाती, वह मेरा हाथ कब का इसी अंधेरे में छोड़कर चली गई। दीनू काका नाराज होते हुए कहा, देखो विराज बेटा, पहले ही कह देता हूँ, मुझे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। इतने से कपड़े पहनकर पूरे रघुवंशी मेंशन में मटकती थी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आपसे प्यार नहीं करती, आपके पैसों से प्यार करती है। लेकिन आप ही मुझे बार बार समझा देते थे कि नहीं काका, मुझसे प्यार करती है। अब पता चला आपसे प्यार नहीं करती थी। भला ऐसी लड़की के लिए भी रो रहे हैं। कैसा जमाना आ गया, हे भगवान, राम 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 राम। विराज ने दीनू काका की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आप नहीं समझोगे काका,
ये जो प्यार है ना, प्यार ऐसा ही होता है, और एक बार किसी से हो जाए तो फिर उसे भूल नहीं पाता। दीनू काका ने ब्रेड का स्लाइस लेकर विराज के मुंह में डालते हुए कहा, अगर ऐसा प्यार होता है तो समझ लीजिए वह आपके प्यार के लायक ही नहीं। आपके लिए तो कोई राजकुमारी आएगी जो आपके दुख दर्द में आपका साथ देगी, ना कि सिर्फ खुशी में, जो आपके आंसुओं को रोकने की वजह बनेगी, ना कि आपके आंसुओं को बहने की, जो आपको पहले जैसा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ बना देगी, आपको इस व्हीलचेयर से आजाद कर देगी, जिसके साथ आप अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। एक और बात, जो इतने इतने से कपड़े नहीं पहनेगी, ढंग के कपड़े पहनेगी। विराज ने नाश्ता चबाते हुए कहा, काका ऐसी ही बातें करके आप मुझे रोज नाश्ता करवा देते हो। इस बार दीनू काका की आंखों में भी पानी आ गया। दीनू ने कहा, विराज बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे तब हम इस घर में आए थे। जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हें अपने ही हाथों से खाना खिलाते थे। मालकिन को बस हम पर ही यकीन था, किसी और नौकर को आपको हाथ भी नहीं लगाने देती थी। सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके साथ यह सब हो जाएगा। विराज ने कहा, बस कीजिए काका, इतना इमोशनल मत हुआ कीजिए, लाइए खिला दीजिए, आज भी आपके हाथ से खाकर सुकून मिलता है। आप खाना खिलाते हैं तो लगता है जैसे माँ ही खाना खिला रही है। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। दिव्यांश अपने केबिन में बैठा हुआ था, आंखें बंद किए चेयर पर लीन था। आज उसने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, आज वह अपने केबिन से बाहर ही नहीं आया और ना ही उसने किसी को अपने केबिन में आने की परमिशन दी। दिव्यांश को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने रिया का हक दृष्टि को दे दिया। दिव्यांश पहले आंखें बंद करता था तो उसे रिया दिखाई देती थी, लेकिन आज उसे दृष्टि दिखाई दे रही थी। दिव्यांश ने ना जाने कितनी ही सिगरेट पी ली थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह पहले ही रिया के यादों से बाहर नहीं निकला था और अब दृष्टि। उसे खुद नहीं पता था कि वह अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। तभी दिव्यांश का केबिन का गेट किसी ने नॉक किया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, मना किया है ना कि कोई मेरे केबिन में नहीं आएगा। तभी एक भारी सी आवाज दिव्यांश के कानों में पड़ी, सर मैं हूं पैंथर। पैंथर दिव्यांश का बॉडीगार्ड, उम्र 29 साल, हाइट 6 फुट 2 इंच, दिव्यांश के लिए जान देने के लिए भी तैयार। दिखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं, लेकिन किसी से कम भी नहीं। राजवीर के बाद रघुवंशी परिवार अगर किसी पर यकीन करता है तो वह था पैंथर, जो ज्यादातर दिव्यांश के साथ ही रहता है। दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक इमोशन रिश्ता भी जुड़ा हुआ था। चैप्टर 14, इस लड़की के भी बाल काट दो। तभी दिव्यांश का केबिन का गेट किसी ने नॉक किया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, मना किया है ना कि कोई मेरे केबिन में नहीं आएगा। तभी एक भारी सी आवाज दिव्यांश के कानों में पड़ी, सर मैं हूं पैंथर। पैंथर दिव्यांश का बॉडीगार्ड, उम्र 29 साल, हाइट 6 फुट 2 इंच, दिव्यांश के लिए जान देने के लिए भी तैयार। दिखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं, लेकिन किसी से कम भी नहीं। राजवीर के बाद रघुवंशी परिवार अगर किसी पर यकीन करता है तो वह था पैंथर, जो ज्यादातर दिव्यांश के साथ ही रहता है। दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक इमोशन रिश्ता भी जुड़ा हुआ था। अब आगे। दिव्यांश ने ना चाहते हुए भी पैंथर को केबिन के अंदर बुला लिया। दिव्यांश ने पैंथर को देखकर कहा, पैंथर आज बात करने का मूड बिल्कुल नहीं है, प्लीज तुम चले जाओ, जो भी काम है हम कल डिस्कस करेंगे। दिव्यांश इतना सॉफ्ट सिर्फ पैंथर के साथ होता था। पैंथर ने भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर मैं जानता हूं अगर आप अपने दिल की बात मुझे नहीं बताएंगे तो किसी को भी नहीं बताएंगे। आप मुझे बता सकते हैं, आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। पता नहीं क्यों दिव्यांश का मन पैंथर को दृष्टि के बारे में बताने का नहीं कर रहा था। दिव्यांश नहीं चाहता था कि पैंथर को दृष्टि के बारे में पता चले। वैसे तो दिव्यांश पैंथर से कुछ नहीं छुपाता था,
लेकिन फिर भी आज दृष्टि के बारे में पैंथर से जिक्र करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दिव्यांश ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं पैंथर, कोई बात नहीं है, तुम बताओ क्यों आए थे। पैंथर ने कहा, सर मैंने और राजवीर ने रिया की बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें हर जगह से निराशा ही मिली। मैं पिछले हफ्ते ही रिया की बहन के हॉस्टल गया था। वहां से पूछताछ की तो पता चला एक लड़की हॉस्टल से भाग गई थी। क्यों भागी किसी को नहीं पता। भागते हुए गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसके सर में गहरी चोट आई और वह मेंटली अपसेट हो गई। उस लड़की को एक एनजीओ में रखा हुआ है। मैं उस लड़की से मिलने भी गया था, लेकिन वह लड़की किसी से मिलती नहीं और ना ही किसी से बात करती। सर, हमारे पास ना तो रिया की बहन की कोई फोटो है और ना ही हमें उस लड़की का नाम पता है। लेकिन अगर आप मुझे रिया की बहन का नाम बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वह पागल लड़की रिया की बहन है या नहीं। पैंथर के मुंह से यह सुनते ही दिव्यांश का दिमाग खराब हो गया। दिव्यांश ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या कह रहे हो पैंथर? तुम कहना चाहते हो कि रिया की बहन पागल हो गई? पैंथर इस वक्त दिव्यांश के दिल की हालत समझ सकता था। पैंथर ने बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लिया और धीरे से बोला, मैं यह नहीं कह रहा हूँ सर, मैं बस यह कह रहा हूँ कि आप मुझे रिया की बहन का नाम बता दीजिए। मुझे रिया की बहन को ढूंढने में आसानी होगी। बिना किसी फोटो के, बिना किसी नाम के मैं और राजवीर कितना भी उसे ढूंढ ले, नहीं ढूंढ पाएंगे। दिव्यांश अंदर से पहले ही टूट रहा था। पैंथर की बात सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा। दिव्यांश चेयर पर बैठ गया और अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। दिव्यांश सोच रहा था कि रिया ने एक बार उसे अपनी बहन का नाम बताया तो था, वरना रिया अपनी बहन को हमेशा छोटी छोटी ही कहती थी। तभी दिव्यांश को कुछ याद आया और उसने अपना लैपटॉप उठाया। दिव्यांश ने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाई तो रिया का एफबी अकाउंट खुल गया। दिव्यांश की आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर ही गड़ी हुई थी। जैसे जैसे वह रिया की प्रोफाइल देख रहा था, वैसे वैसे दिव्यांश की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। दिव्यांश ने लैपटॉप पैंथर की तरफ घुमाते हुए कहा, यह है वह लड़की। पैंथर ने उस लड़की की फोटो को देखा और कहा, सर इसका नाम। दिव्यांश ने धीरे से कहा, साझ। दूसरी तरफ शिवाय को बिल्कुल भी शौर्य पर तरस नहीं आ रहा था। शिवाय के एक बार ही कहने से एक आदमी शौर्य के बालों को काटने लगा। वो आदमी शौर्य के बालों को काट रहा था और शौर्य आंखें बंद किए हुए उस आदमी के सामने सर झुकाए बैठा था। आर्या बिना किसी भाव के शौर्य को देख रही थी। शौर्य के बाल जैसे ही कट गए। शिवाय ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, क्या हुआ शौर्य? कैसा लगा? जब कोई पसंदीदा चीज हमारी जिंदगी से चली जाती है तो कैसा फील होता है? तुम हमेशा अपने बालों के लिए पजेसिव रहते थे ना। कोई तुम्हारे बालों को हाथ लगाता था तो तुमसे सहा नहीं जाता था। आज मैंने तुमसे सारे बाल छीन लिए और तुम कुछ नहीं कर सके। शौर्य ने भी मुस्कुराकर कहा, वक्त वक्त की बात है शिवाय, आज तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है और मेरा खराब, लेकिन वक्त पर भरोसा नहीं कर सकते। जिसके साथ वह खराब होता है उसके साथ वह अच्छा भी हो जाता है। ऐसा वक्त भी आएगा जब मेरा वक्त अच्छा होगा और तुम्हारा खराब। उस वक्त मैं तुमसे हर बात का बदला लूंगा। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं शौर्य, इस वक्त तुम्हारा वक्त मेरी मुट्ठी में है। मैं जैसा चाहूं वैसे तुम्हारा वक्त बदल दूं और तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। शौर्य ने भी फिर से हल्का सा मुस्कुराकर कहा, देखते हैं शिवाय कि मेरा वक्त तुम्हारी मुट्ठी में कब तक रहता है। कहते हैं ना कि वक्त तो रेत की तरह होता है, हाथ से फिसलता जरूर है। मेरा वक्त भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और जब फिसलेगा तब तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। इस बार शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया और वह मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। आर्या ने शौर्य को देखा तो शौर्य के पास जाकर इशारों में कुछ बोलने लगी। शौर्य ने कहा, नहीं आरू, तुम नहीं करोगी, लेकिन आरू बार बार जिद कर रही थी। शौर्य ने फिर कहा,
आरू मैंने कहा ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, लेकिन आरू फिर भी जिद कर रही थी। राजवीर से रहा नहीं गया तो उसने पूछे लिया, लिटिल गर्ल क्या कह रही है? कुछ मांग रही है तो दे दो ना। शौर्य ने सुलगती हुई आंखों से राजवीर को देखकर कहा, तुम्हें मेरी आरू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी आरू की डिमांड खुद पूरी कर दूंगा। तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और शौर्य के आगे पीछे घूमो। राजवीर ने फिर से बिना किसी भाव के कहा, शौर्य मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम जानते हो कि मैंने खुद को शिवाय को बेच दिया है। अब यह जान और यह सांसें सब कुछ शिवाय सर का है। रही बात तुम्हारी बहन की, तो मेरा इरादे गलत नहीं है। जैसे वह तुम्हारी बहन है वैसे ही वह मेरी बहन है। इतना कहकर राजवीर भी वहां से चला गया। लेकिन आरू अब भी किसी चीज को लेकर शौर्य से जिद कर रही थी। फाइनली शौर्य ने उसकी बात मान ली और कैंची लेकर उसके थोड़े थोड़े बाल काटने लगा। शिवाय अपने कमरे से बाहर खड़ा हुआ शौर्य और आरू को देख रहा था। शिवाय को शौर्य की बात तो सुनाई नहीं दी, लेकिन वह इतना समझ गया कि छुईमुई भी बाल कटवाने की जिद कर रही है। शिवाय के चेहरे पर फिर से कड़वी मुस्कुराहट आ गई और उसने तेज आवाज में कहा, इस लड़की के भी बाल काट दो। शौर्य की कानों में जब भी आवाज पड़ी तो उसने भी चिल्लाकर कहा, शिवाय हद में रहो। जब मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं तो तुम मेरी बहन को क्यों घसीट रहे हो? शिवाय ने हंसकर कहा, तुम्हारी बहन खुद ही तो जिद कर रही है और मैं तो तुम्हारी बहन की जिद पूरी कर रहा हूं। देखते ही देखते शिवाय के बॉडीगार्ड ने शौर्य को पकड़ लिया और आरू ने बिना किसी आनाकानी के अपने सारे बाल कटवा लिए। शिवाय के बॉडीगार्ड ने शौर्य को छोड़ दिया। आरू को देखकर शौर्य की आंखों में पानी आ गया। शौर्य घुटनों के बल आ गया और अपनी गर्दन नीचे झुकाकर बेबस सा बैठ गया। शौर्य ने देखा कि आरू के चेहरे पर तो कोई इंप्रेशन ही नहीं है। वह तो अपने बाल कटवाकर जैसे सुकून में है। अगले ही पल शौर्य ने अपनी नजर उठाकर गुस्से में शिवाय को देखा और कहा, शिवाय रघुवंशी याद रखना, शौर्य राजपूत का वादा है। तुम्हारा एक एक दर्द मैंने सूद समेत वापस नहीं किया तो शौर्य राजपूत अपने बाप की औलाद नहीं। शौर्य ने आर्या को अपने पास आने का इशारा किया और आर्या शौर्य के पास चली गई। शौर्य ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और आर्या के सर पर बांध कर बोला, आरू बच्चा, आज के बाद सिर ढक कर रखना, ठीक है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। चैप्टर 15 सोच मत शिवाय, वह लड़की किसी मुसीबत में है। शौर्य ने देखा कि आरू के चेहरे पर तो कोई इंप्रेशन ही नहीं है। वह तो अपने बाल कटवाकर जैसे सुकून में है। अगले ही पल शौर्य ने अपनी नजर उठाकर गुस्से में शिवाय को देखा और कहा, शिवाय रघुवंशी याद रखना, शौर्य राजपूत का वादा है। तुम्हारा एक एक दर्द मैंने सूद समेत वापस नहीं किया तो शौर्य राजपूत अपने बाप की औलाद नहीं। शौर्य ने आर्या को अपने पास आने का इशारा किया और आर्या शौर्य के पास चली गई। शौर्य ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और आर्या के सर पर बांध कर बोला, आरू बच्चा, आज के बाद सिर ढक कर रखना, ठीक है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अब आगे। शिवाय ने अपने कमरे के बाहर खड़े हुए ही जोर से कहा, अगर तुम दोनों भाई बहन का नाटक हो गया हो तो मेरे जूते पॉलिश कर दो। शिवाय ने एक नजर अपने बॉडीगार्ड को देखा। अगले पल शिवाय के बॉडीगार्ड ने मेंशन के सारे जूते शौर्य के पास लाकर रख दिए। शौर्य भी बिना किसी शिकायत के वह जूते पॉलिश करने लगा। आर्या भी शौर्य के पास बैठकर जूते पॉलिश करने लगी। आर्या को ऐसे देखकर शौर्य को दुख भी हो रहा था और कहीं ना कहीं आर्या पर प्यार भी आ रहा था, क्योंकि आर्या बेशक बीमार थी लेकिन शौर्य और दृष्टि की बातों को समझती थी। शौर्य जूते साफ कर रहा था तो आर्या को लगा कि उसे भी अपने भाई के पास बैठकर जूते साफ करने चाहिए।
इसलिए वह भी शौर्य के पास कपड़ा लेकर बैठ गई। दोनों भाई बहन मिलकर मेशन के सारे जूते साफ करने लगे। सुबह से शाम हो गई, दोनों जूते ही साफ करते रहे। फाइनली दोनों ने मिलकर जूते साफ कर दिए। तभी शिवाय तैयार होकर नीचे आया, शायद किसी पार्टी में जा रहा था। शिवाय शौर्य के सामने आकर अपना पैर बढ़ाते हुए बोला, इसे भी साफ कर दो। शौर्य ने चुपचाप शिवाय के जूते साफ कर दिए। शिवाय ने अपने बॉडीगार्ड पर नजर घुमाई और बोला, शौर्य राजपूत तुम सबके जूते साफ करेगा, सब आकर जूते साफ करवा लो। सारे बॉडीगार्ड ने एक एक करके शौर्य से जूते साफ करवा लिए, लेकिन राजवीर नहीं आया। शिवाय ने कहा, राजवीर तुम नहीं करवाओगे अपने जूते साफ? राजवीर ने बिना किसी भाव के कहा, सर मेरे जूते पहले ही साफ है। शिवाय ने हंसकर कहा, शौर्य राजपूत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अब भी है तुम्हारे दिल में, इंटरेस्टिंग। शिवाय ने फिर शौर्य को देखकर कहा, राजवीर तुम्हारे पास नहीं आएगा तो तुम राजवीर के पास चले जाओ। शौर्य ने बिना किसी शिकायत के अपनी जगह से खड़ा हुआ और राजवीर के पास जाने लगा। शौर्य राजवीर के पैरों को छू पाता उससे पहले ही राजवीर पीछे हट गया और बोला, कोई मुझे टच करे, मुझे पसंद नहीं। इतना कहकर राजवीर शिवाय के पीछे जाकर खड़ा हो गया। शिवाय ने हंसकर राजवीर को देखा और फिर पार्टी के लिए मेंशन से जाने लगा। शिवाय ने जाते जाते कहा, तुम दोनों भाई बहन मेंशन में नहीं रहोगे और ना ही सर्वेंट क्वार्टर में, चुपचाप गार्डन में किसी कोने में पड़े रहना, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर शिवाय चला गया। शौर्य ने आर्या का हाथ पकड़ा और गार्डन में उसी पेड़ के नीचे आ गया जहां आरू हमेशा सोती थी। शौर्य ने आज पूरा दिन काम किया था, मेंटली भी और फिजिकली थी, इसीलिए वह पेड़ से टिककर बैठ गया और आर्या ने उसकी थाई पर सिर रख लिया। शौर्य आर्या के सिर को थपथपाता रहा। थोड़ी देर में आरू सो गई। दूसरी तरफ दिव्यांश ने ना जाने कितने ड्रिंक कर ली थी। दिव्यांश ने जब से पैंथर की बात सुनी थी, दिव्यांश ने तभी से पीना शुरू कर दिया था। दिव्यांश का दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि रिया की बहन पागल हो गई है। उसे इस बात की टेंशन हो गई थी कि कहीं रिया की बहन सच में पागल हो गई तो वह क्या करेगा। जब रिया की डेथ हुई तो दिव्यांश इंडिया में नहीं था। जब वो एक्सीडेंट हुआ तब रिया भी उसी गाड़ी में थी। रिया ने शिवाय की बाहों में दम तोड़ा था। रिया ने मरते हुए शिवाय से वादा लिया था कि वह उसकी बहन को ढूंढकर उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेगा। शिवाय ने मरती हुई रिया को वादा भी दिया था, लेकिन वह वादा पिछले 1 साल से ना तो शिवाय निभा पा रहा था और ना ही दिव्यांश अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वह आज घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन पैंथर ने उसे जैसे तैसे संभाल कर रघुवंशी मेंशन पहुंचा दिया था। दिव्यांश ने गेट खटखटाया तो बबीता ने गेट खोला। ना जाने क्यों दिव्यांश ने बबीता से पूछा, वह लड़की कहाँ है? बबीता ने कहा, सर वह तो आपके कमरे में ही है। दिव्यांश लड़खड़ाता हुआ दृष्टि के कमरे की तरफ चला गया। बबीता अंदर ही अंदर सहम गई थी। उसे लगा पता नहीं दिव्यांश इस हालत में दृष्टि के साथ क्या करेगा, लेकिन एक नौकर होने की वजह से वह कुछ कर नहीं सकती थी। दिव्यांश लड़खड़ाता हुआ दृष्टि के कमरे में चला गया तो उसने देखा दृष्टि ने रिया की नेवी ब्लू कलर की एक जॉर्जेट की साड़ी पहनी है और खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी है। दिव्यांश तो पहले ही अपने होश में नहीं था। उसने दृष्टि को देखकर समझ लिया कि वह रिया है। दिव्यांश ने 1 सेकंड भी नहीं करवाया और पीछे से दृष्टि को गले लगाकर उसकी गर्दन पर अपना मुंह छुपाते हुए कहा, रिया तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? दूसरी तरफ शिवाय एक 5 स्टार होटल के कमरे में बैठकर किसी के साथ डील फाइनल कर रहा था। शिवाय ने डील फाइनल करने के बाद उस कमरे से निकलकर पार्टी हॉल में चला गया। पार्टी हॉल में एक आदमी एक लड़की के साथ बार बार क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। शिवाय उन दोनों को देख रहा था। वह लड़की बार बार उस आदमी को धक्का दे रही थी।
वह आदमी देखने में 40 की उम्र का होगा और वह लड़की ज्यादा से ज्यादा 18 या 19 साल की होगी। उस लड़की की हाइट करीब 5 फुट 2 इंच थी। देखने में काफी खूबसूरत थी। उसने एक पीच कलर का सिंपल सा गाउन पहना हुआ था, बालों का बन बनाया हुआ था और छोटे छोटे ईयररिंग्स, लेकिन उसमें भी वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं क्यों, जब वह आदमी उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था तो शिवाय को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शिवाय ने इग्नोर करने की सोची। शिवाय ने मन ही मन कहा, जब उसका पास आना पसंद नहीं है तो ऐसे कस्टमर बनाते ही क्यों है। थोड़ी देर बाद शिवाय का फोन वाइब्रेट होने लगा और शिवाय उस फोन को लेकर पार्टी हॉल से बाहर चला गया। शिवाय ने फोन रिसीव किया और थोड़ी बातें की। करीब 15 मिनट बाद शिवाय ने फोन कट कर दिया और वापस पार्टी हॉल के अंदर चला गया। शिवाय ने नजर घुमाकर देखा तो वह लड़की और वह आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। शिवाय के दिल ने कहा, सोच मत शिवाय, वह लड़की किसी मुसीबत में है, जाकर बचा ले उसे। दिमाग ने कहा, तू पागल है, तूने क्या सब लड़कियों को बचाने का ठेका ले रखा है, अपने काम से काम रख। दिल ने कहा, शिवाय बहुत हो गया, हर जगह अपना कठोरपन मत दिखाया कर, उस लड़की को तेरी जरूरत है, देख नहीं रहा था वह आदमी कैसे उस लड़की को इधर उधर छू रहा था। उस लड़की के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो तू खुद को माफ नहीं कर पाएगा। दिमाग ने कहा, दिमाग से काम ले शिवाय, ऐसा तो ऐसी पार्टी में रोज होता है। उस लड़की में अक्ल नहीं है जो वह इतने अधेड़ उम्र के आदमी के साथ इस पार्टी में आई है। अरे यह लड़कियां ऐसी ही होती है, पैसा बनाने के लिए पहले नखरे करती हैं, फिर जब उन्हें डबल पैसा मिलता है तब वह आराम से किसी को भी खुश कर देती हैं। रहने दे, अपने काम से काम रख। शिवाय के दिल ने कहा, पागल हो गया है, इसकी बात सुनेगा, यह हमेशा तुझे फंसा देता है। वह लड़की सच में किसी मुसीबत में हुई तो, और दूसरी बात उस लड़की को देखकर लग रहा था कि वह कितनी अनकंफर्टेबल है इस पार्टी में। उसकी शक्ल भी बता रही थी कि वह किसी रिच फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करती। मेरी बात मान और चला जा उसे बचाने। शिवाय ने अपना सिर पकड़ा और चिल्लाकर कहा, बस बहुत हुआ। आसपास के लोग शिवाय को देखने लगे। यह शिवाय के साथ हमेशा होता था। शिवाय अपने दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन शिवाय हमेशा अपने दिल की मानता था। शिवाय ने जब सबकी नजरें अपने ऊपर देखी तो मुस्कुराकर पार्टी हॉल के बाहर चला गया और दीवार की तरफ देखकर बोला, तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। किसी दिन तुम दोनों मुझे बाहर वालों के सामने पागल डिक्लेयर कर दोगे। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? दोनों आपस में सलाह करके एक ही बात नहीं बोल सकते, हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़के रहते हो। फाइनली मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। तभी दिमाग ने कहा, हाँ मुझे पता है, तू हमेशा उसी की सुनता है, मुझे तो तूने अपने सिर में बेवजह फिट किया हुआ है। दिल ने कहा, तू इसकी बात मत सुन, तू जा उस लड़की को बचाने। शिवाय ने अब एक पल भी नहीं गवाया और भागता हुआ उस लड़की को होटल के रूम में ढूंढने लगा। चैप्टर 16 आई लव यू। शिवाय ने जब सबकी नजरें अपने ऊपर देखी तो मुस्कुराकर पार्टी हॉल के बाहर चला गया और दीवार की तरफ देखकर बोला, तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। किसी दिन तुम दोनों मुझे बाहर वालों के सामने पागल डिक्लेयर कर दोगे। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? दोनों आपस में सलाह करके एक ही बात नहीं बोल सकते, हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़के रहते हो। फाइनली मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। तभी दिमाग ने कहा, हाँ मुझे पता है, तू हमेशा उसी की सुनता है, मुझे तो तूने अपने सिर में बेवजह फिट किया हुआ है। दिल ने कहा, तू इसकी बात मत सुन, तू जा उस लड़की को बचाने। शिवाय ने अब एक पल भी नहीं गवाया और भागता हुआ उस लड़की को होटल के रूम में ढूंढने लगा। अब आगे शिवाय ने उस लड़की को हर जगह ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह लड़की तो मिल ही नहीं रही थी। शिवाय उस लड़की को ढूंढता हुआ एक कमरे के बाहर गया
और उसने उसे हल्का सा खोलकर देखा तो वह कमरा खुल गया। शिवाय ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उस लड़की ने उस अधेड़ उम्र के आदमी के सिर पर बोतल मार दी थी। उस आदमी के सिर से खून निकल रहा था। वह आदमी जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा था और वह लड़की चुपचाप डरी सहमी एक कोने में खड़ी। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि उस आदमी ने लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की होगी और अपने आप को बचाने के चक्कर में इस लड़की ने इस आदमी के सिर में बोतल मार दी। शिवाय का दिल और दिमाग फिर से लड़ने लगे। दिल ने कहा, क्या बात है, लड़की ने अपने इज्जत बचा ली, वेरी ब्रेव गर्ल। दिमाग ने कहा, क्या खाक बचाई है, उसका सिर फोड़ दिया, अब इस लड़की को कौन बचाएगा। दिल ने कहा, शिवाय रघुवंशी बचाएगा और कौन बचाएगा। दिमाग ने कहा, क्यों, शिवाय रघुवंशी ने ठेका ले रखा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। शिवाय ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, तुम दोनों चुप रहोगे या नहीं, या मैं अपनी सर्जरी करवाकर तुम दोनों को अपने बदन से अलग करूं। शिवाय उस लड़की के पास आया और उसके हाथ से बोतल लेकर बोला, तो तुमने इसे मार दिया। लड़की उस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय समझ गया कि लड़की इस वक्त बोलने की हालत में नहीं है। शिवाय ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, चलो यहां से। लड़की बुरी तरह डरी हुई थी, इसलिए शिवाय के साथ रूम से बाहर आ गई। रूम के बाहर राजवीर खड़ा था। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, यह सब संभाल लो। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और रूम के अंदर चला गया। शिवाय उस लड़की को लेकर वॉशरूम गया और उसका चेहरा और मेकअप ठीक करवाया, क्योंकि जबरदस्ती होने के कारण उस लड़की के चेहरा बिगड़ गया था। उसके लिपस्टिक फैल गई थी, उसकी आंखों का काजल भी फैला हुआ था, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। शिवाय ने उस लड़की का हुलिया ठीक करवाया। शिवाय ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और होटल से बाहर ले आया। शिवाय ने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइव करने लगा। शिवाय उस लड़की को देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगा। शिवाय ने पूछा, तुम ठीक हो? लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी रोक दी। शिवाय गाड़ी से उतर गया, उसने उस लड़की को भी उतार लिया। शिवाय ने उस लड़की को देखकर कहा, कुछ खाओगी? उस लड़की ने आसपास नजर घुमाई तो वहां कुछ भी नहीं था। वह लड़की शिवाय से भी डरने लगी। लड़की ने नामे गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर पूछा, कुछ खाओगी? इस बार उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने किसी को फोन किया और आधे घंटे बाद उस सुनसान सी जगह पर एक टेबल पर डिनर लग चुका था। शिवाय ने उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया और डिनर की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो कुछ खा लो। उस लड़की ने डर के मारे अपना हाथ शिवाय के हाथ में नहीं रखा और चुपचाप गर्दन झुकाकर डिनर टेबल की तरफ चली गई। शिवाय ने जब उस लड़की की हरकत को देखा तो मन ही मन खुद से कहा, कुछ घटिया आदमियों ने हम जैसे शरीफों की भी मिट्टी पिलित की हुई है। शिवाय का दिल और दिमाग कुछ बोलने ही वाले थे कि शिवाय ने कहा, तुम दोनों शुरू मत हो जाना, मुझे अभी बहुत जरूरी काम करना है। वह लड़की टेबल पर आई और खाना निहारने लगी। उस लड़की ने धीरे से थोड़े से राइस अपनी प्लेट में सर्व किए तो शिवाय ने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? शिवाय की आवाज सुनकर वह लड़की डर गई, उसके हाथ से बाउल छूट गया। बाउल टूटने की आवाज सुनकर शिवाय ने कसकर आंखें बंद कर ली। शिवाय ने कहा, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मैं सर्व कर देता हूं। शिवाय ने उस लड़की को खाना सर्व कर दिया। शिवाय ने खुद से कहा, अरे वाह, मैं तो पानी भी अपने हाथ से नहीं पीता और मैं इस लड़की के लिए खाना सर्व रहा हूं। जरूरत इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। वह लड़की खाना देखकर खाने पर टूट पड़ी, जैसे ना जाने उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया।
शिवाय ने उसे ऐसे खाना खाते हुए देखा तो वह समझ गया कि यह लड़की या तो बहुत भूखी है या इसने सच में कई दिन से कुछ नहीं खाया। शिवाय ने उससे कुछ पूछने की सोची लेकिन फिर वह रुक गया। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, इसे पहले ठीक से खाना खाने देता हूँ, फिर बात करूंगा। शिवाय के 2 बॉडीगार्ड और 4 सर्वेंट मुंह घुमाकर खड़े थे। कोई भी शिवाय और उस लड़की की तरफ नहीं देख रहा था। दूसरी तरफ दिव्यांश ने दृष्टि को पीछे से गले लगाया हुआ था। ना चाहते हुए भी दिव्यांश की आंखों में पानी था। दिव्यांश ने भरे गले से कहा, रिया तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? रिया तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारे बिना हर रोज मरता हूँ। रिया प्लीज इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। दृष्टि समझ गई कि दिव्यांश इस वक्त नशे की हालत में उसे रिया समझ रहा है। दृष्टि इतना तो समझ रही थी कि मिस्टर रघुवंशी इस वक्त दर्द में हैं, इसीलिए वह ड्रिंक करके आए हैं। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, लगता है रिया इनकी बीवी है, तभी उन्हें याद करके ड्रिंक करके आए हैं और मुझे रिया समझ रहे हैं। दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी, लेकिन दिव्यांश के हाथ दृष्टि के बदन पर घूम रहे थे। दिव्यांश आज भी बहुत प्यार से दृष्टि के बदन को सहला रहा था। दिव्यांश ने अपने होंठ दृष्टि के गर्दन पर रख दिए और उसे चूमने लगा। दृष्टि ने भी कसकर आंखें बंद कर ली। दिव्यांश के टच से दृष्टि की सांसें भारी होने लगी। दिव्यांश ने दृष्टि को अपनी तरफ घुमाया और अपने होठ दृष्टि के होठों पर जोड़ दिए। दिव्यांश बहुत प्यार से दृष्टि को किस कर रहा था। दृष्टि के हाथ भी दिव्यांश के कॉलर पर कसते जा रहे थे। करीब 5 मिनट बाद दिव्यांश ने दृष्टि को छोड़ा। दिव्यांश ने दृष्टि के माथे पर अपना माथा लगाकर कहा, आई लव यू। दिव्यांश के मुंह से यह 3 शब्द सुनकर दृष्टि के मन में अजीब सी हलचल हुई। दृष्टि समझ रही थी कि दिव्यांश रिया को यह सब बोल रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों घबराहट दृष्टि को हो गई। दिव्यांश ने अगले ही पल दृष्टि को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले आया। दिव्यांश ने टेबल पर पड़ा रिमोट उठाया और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। दिव्यांश ने दृष्टि की साड़ी उसके बदन से अलग कर दी। दृष्टि की सांसें भारी होने लगी। दिव्यांश के हाथ दृष्टि के बदन पर घूम रहे थे। दिव्यांश ने एक एक करके दृष्टि के सारे कपड़े उसके बदन से अलग किए और फिर खुद के कपड़े भी उतार दिए। दिव्यांश बहुत प्यार से दृष्टि को प्यार कर रहा था। दिव्यांश धीरे धीरे दृष्टि के साथ खोने लगा। दृष्टि की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। बेशक दृष्टि यह सब मजबूरी में कर रही थी, लेकिन दिव्यांश के इतना प्यार से टच की वजह से दृष्टि उस लम्हे को एंजॉय करती थी। करीब 2 घंटे बाद दृष्टि ने थकी हुई आवाज में कहा, मिस्टर रघुवंशी मैं थक गई। दिव्यांश ने दृष्टि की माथे पर किस किया और बोला, कुछ देर और। दृष्टि ने 1 घंटे बाद फिर कहा, मिस्टर रघुवंशी मैं सच में बहुत थक गई, अब और नहीं। दिव्यांश दृष्टि से अलग होकर उसके बराबर में लेट गया। दिव्यांश अब भी अपने होश में नहीं था। दिव्यांश ने दृष्टि को अपने सीने से लगाया और सो गया, लेकिन दृष्टि की आंखों में नींद नहीं थी। दृष्टि ने अपना सिर दिव्यांश के सीने पर रखा हुआ था, लेकिन उसे ऐसा करने से बेचैनी हो रही थी। सृष्टि के मन में 1000 सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब दृष्टि के पास नहीं था। दृष्टि दिव्यांश से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन दृष्टि किस हक से पूछती। दिव्यांश के कहे वो 3 शब्द दृष्टि के कानों में बार बार गूंज रहे थे। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मिस्टर रघुवंशी कितने अकेले हैं, वह अपनी वाइफ को कितना याद करते हैं। ना चाहते हुए भी दृष्टि के मन में दिव्यांश रघुवंशी के लिए एक छोटी सी जगह बन गई। दृष्टि और दिव्यांश के बीच एक रिश्ता बन गया था जो शायद दर्द का था। चैप्टर 17 वह कहते हैं ना, लड़की ना कहे तो छूना नहीं, लड़की हाँ कहे तो छोड़ना नहीं। दिव्यांश दृष्टि से अलग होकर उसके बराबर में लेट गया। दिव्यांश अब भी अपने होश में नहीं था। दिव्यांश ने दृष्टि को अपने सीने से लगाया और सो गया, लेकिन दृष्टि की आंखों में नींद नहीं थी।
दृष्टि ने अपना सिर दिव्यांश के सीने पर रखा हुआ था, लेकिन उसे ऐसा करने से बेचैनी हो रही थी। सृष्टि के मन में 1000 सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब दृष्टि के पास नहीं था। दृष्टि दिव्यांश से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन दृष्टि किस हक से पूछती। दिव्यांश के कहे वो 3 शब्द दृष्टि के कानों में बार बार गूंज रहे थे। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मिस्टर रघुवंशी कितने अकेले हैं, वह अपनी वाइफ को कितना याद करते हैं। ना चाहते हुए भी दृष्टि के मन में दिव्यांश रघुवंशी के लिए एक छोटी सी जगह बन गई। दृष्टि और दिव्यांश के बीच एक रिश्ता बन गया था जो शायद दर्द का था। अब आगे दृष्टि दिव्यांश के बारे में सोच रही थी और उसे कुछ याद आ रहा था। फ्लैशबैक कुछ महीने पहले। दृष्टि हवेली के गार्डन में बैठी थी और तभी उसके पास पूर्वी आई। पूर्वी दृष्टि की बहुत अच्छी सहेली थी। पूर्वी दृष्टि के पास बैठ गई। दृष्टि में अंदाजे से पूर्वी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तुम सब ने तो मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। पूर्वी ने कहा, ऐसा क्यों सोचती हो दृष्टि, तुम तो जानती ही हो एग्जाम थे इसीलिए नहीं आई। हम तेरे दोस्त हमेशा तेरे साथ रहेंगे, खासकर तेरा विशाल। दृष्टि में एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, तुझे लगता है कि विशाल अब भी मुझे प्रपोज करेगा? पूर्वी ने कहा, क्यों नहीं करेगा? सिर्फ इसीलिए कि तू देख नहीं सकती, प्यार इन सबसे ऊपर होता है। विशाल तुझे न जाने कब से वन साइड लव करता है, उसने तुझे कभी कहा नहीं और तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही। विशाल का जिक्र आया तो दृष्टि के चेहरे पर कहीं ना कहीं हल्की सी मुस्कान आ गई। दृष्टि ने कहा, तो क्या करती, मैं इंतजार कर रही थी कि कब वह मुझे प्रपोज करें, लेकिन वह इतना डरता है कि उसने कभी प्रपोज ही नहीं किया। पूर्वी ने कहा, अगर वह तुझे प्रपोज करेगा तो तू हाँ कह देगी? दृष्टि ने कहा, नहीं यार, भला एक अंधी लड़की से शादी करके उसे क्या मिलेगा? पूर्वी ने कहा, ऐसा नहीं कहते दृष्टि, वह तुझे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। इनफैक्ट अब तो तुझसे ज्यादा प्यार करने लगा। तुझे यकीन नहीं है तो मेरे साथ चल। पूर्वी दृष्टि को लेकर एक कैफे में आ गई, जहां विशाल अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। पूर्वी ने कहा, दृष्टि हमारे बिल्कुल पीछे विशाल अपने दोस्तों के साथ बैठा है। तू जानना चाहती है वो तुझे कितना प्यार करता है? मैं अभी दिखाती हूँ, तू यहाँ चुपचाप बैठकर हमारी बातें सुनना। पूर्वी फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई और विशाल के पास जाकर बोली, विशाल तू दृष्टि को कब प्रपोज कर रहा है? पूर्वी की बात सुनकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा। विशाल ने कहा, दिमाग खराब है तेरा, जो मैं उस अंधी को प्रपोज करूंगा? विशाल के मुंह से यह शब्द सुनकर पूर्वी की तो आंखें फैल गई। पूर्वी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह शब्द विशाल के हैं। वह विशाल जो दृष्टि को कॉलेज में चुपके चुपके देखता था, वह विशाल जो दृष्टि के असाइनमेंट में उसकी हेल्प करता था, वह विशाल जो दृष्टि के साथ 5 मिनट अकेले बिताने के लिए परेशान रहता था। पूर्वी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पूर्वी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अच्छा हुआ विशाल तेरी असलियत पहले ही सामने आ गई। तेरे जैसा घटिया लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तेरा प्यार ना हुआ गिरगिट हो गया, जो हर थोड़ी देर बाद रंग बदलता है। दृष्टि तुझे डिजर्व भी नहीं करती। तू देखना, दृष्टि के लिए कोई राजकुमार आएगा जो दृष्टि की आंखें बनेगा। विशाल ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ देखता हूँ, दृष्टि से कौन सा राजकुमार शादी करता है? अरे उससे तो कोई मजदूर भी शादी कर ले, वह भी दृष्टि पर एहसान होगा। पूर्वी जो कि वहां से जा रही थी, विशाल की बात सुनकर वापस आई और विशाल को पॉइंट करके बोली, विशाल बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। तू दृष्टि का मजाक बना रहा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि दृष्टि को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा जो उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। विशाल ने कहा, मुझे उंगली दिखाकर मत जा, दृष्टि से कोई शादी नहीं करेगा। उसे कोई रखैल भी बना ले तो उस पर एहसान है,
यह सुनते ही पूर्वी ने एक थप्पड़ विशाल के गाल पर जड़ दिया। विशाल गुस्से में पूर्वी के ऊपर हाथ उठा पाता उससे पहले ही किसी मजबूत हाथों ने विशाल का हाथ पकड़ लिया और उसे झटक कर बोला, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, इतनी घटिया बात ही क्यों बोलते हो कि लड़कियां हाथ उठाने पर मजबूर हो जाएं। वह लड़का कौन था किसी को नहीं पता। फिर वो लड़का विशाल का हाथ झटक कर चला गया। पूर्वी जाने को हुई तो विशाल ने फिर कहा, शर्त लगा ले पूर्वी, दृष्टि से कोई शादी नहीं करेगा। पूर्वी ने भी पलटकर कहा, तो लगी शर्त विशाल, अगर दृष्टि को तुझसे कहीं ज्यादा अमीर, स्मार्ट, गुड लुकिंग, डेशिंग, रिच पर्सनालिटी वाला लड़का नहीं मिला तो जो तू कहेगा मैं करूंगी, लेकिन अगर उससे तुझसे कहीं गुना अच्छा लड़का मिला तो जो मैं कहूंगी वो तू करेगा। अगर मैं सबके सामने तुझे अपने जूते साफ करने के लिए कहूंगी तो वो भी तू करेगा। विशाल ने कहा, ठीक है पूर्वी, देखते हैं। दोनों के बीच में गुस्से में ही शर्त लग गई। पूर्वी दृष्टि के पास आई जो अब तक आंखों में आंसू लिए सुबक रही थी। पूर्वी ने दृष्टि को उठाया और कैफे से बाहर आ गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, दोनों बैक सीट पर बैठी थी। पूर्वी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता तू उस कुत्ते के लिए रो क्यों रही है। वह कमीना, कुत्ता, गधा, मेरे मुंह से उसके लिए गाली निकल रही है। प्लीज तू मत रो, तू जितना रोएगी मैं उसे इतनी गाली दूंगी, उस हरामखोर को तो मैं जान से ही मार दूंगी। जब देखो दृष्टि से बात करा दे, दृष्टि से सेटिंग करा दे। जब दृष्टि इस हालत में है तो अपनी औकात दिखा दी। फ्लैशबैक एंड। दृष्टि की आंखों में आंसू थे। दृष्टि के आंसू दिव्यांश के सीने पर गिर रहे थे। दिव्यांश ने अपने सीने पर कुछ गीला महसूस किया तो नशे में ही दृष्टि की आंखों पर हाथ लगाया। दिव्यांश समझ गया कि दृष्टि रो रही है। दिव्यांश होश में तो था नहीं, लेकिन उसने फिर भी अपने हाथ से दृष्टि के आंसू पोंछ दिए और उसके बालों में किस करके और ज्यादा टाइटली हक करके सो गया। इस बार दृष्टि को भी दिव्यांश की बाहों में नींद आ गई और वह भी नींद की आगोश में चली गई। दूसरी तरफ शिवाय हाथ बांधे खड़ा था और वह लड़की डिनर कर चुकी थी। उस लड़की ने अपने हाथ टिश्यू पेपर से साफ किए और खड़ी हो गई। शिवाय ने कहा, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह लड़की फिर से बैठ गई। शिवाय भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शिवाय जो कि एक टॉप लेवल का बिजनेसमैन था, इसीलिए वह समझ गया कि यह लड़की मजबूर है और शिवाय उस मजबूरी के चलते अपना काम निकलवाना चाहता था। शिवाय ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़की ने कहा, वीरा। बड़ा प्यारा नाम है, शिवाय ने एक मुस्कान के साथ कहा। शिवाय ने आगे पूछा, तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया? वीरा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, 3 दिन से। शिवाय ने पूछा, क्यों? वीरा बोली, मेरी सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती। शिवाय ने पूछा, यहाँ इस आदमी के साथ पार्टी में क्या करने आई थी? वीरा ने कहा, इस आदमी ने कहा था अगर मैं इसके साथ पार्टी में चलूंगी तो यह मुझे 20,000 रुपए देगा, लेकिन फिर यह मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, इसलिए मैंने गलती से बोतल के सिर पर मार दी। शिवाय बोला, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, उसके लिए गिल्टी फील मत करो। अगर कोई किसी के साथ जबरदस्ती करता है तो उसका यही अंजाम होना चाहिए। वह कहते हैं ना, लड़की ना कहे तो छूना नहीं, लड़की हाँ कहे तो छोड़ना नहीं। शिवाय ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? वीरा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मेरी सौतेली माँ को चाहिए। अगर मैं पैसे घर लेकर नहीं जाऊंगी तो वह मुझे और मेरे छोटे भाई को खाना नहीं देगी। शिवाय ने कहा, तुम पढ़ी लिखी हो? वीरा ने कहा, जी बस स्कूल पास हूँ, मेरे 90% मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकूं, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया और बार में जॉब करने लगी। यह आदमी मुझे बार में ही मिला था।
शिवाय का दिल और दिमाग फिर से लड़ने लगे। दिमाग ने कहा, इसकी जन्म कुंडली निकाल कर क्या करेगा, सीधा सीधा मुद्दे पर आ। इसे पैसे चाहिए और तुझे यह लड़की, सीधा सीधा पॉइंट पर आकर बात कर। दिमाग ने कहा, हद कर रहा है यार, कम से कम 2 घड़ी उससे प्यार से बात तो कर ले। देख तो बेचारी 3 दिन से भूखी थी, कैसे सारा खाना चट कर गई। शिवाय अपने दिल और दिमाग की बात सुनकर चेयर से खड़ा हुआ और उस लड़की की तरफ से पलट गया। शिवाय ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, किसी दिन तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा। तुम दोनों लड़की के सामने ही पीट जाओगे, इसीलिए चुपचाप जहां हो वहीं बैठे रहो, मुझे बात करने दो। शिवाय ने एक जेंटलमैन लड़के की तरह वीरा की तरफ फिर से पलट गया और वीरा को देखकर बोला, देखो वीरा, मैंने तुम्हें बचाया है, वरना तुम्हें जेल हो जाती। वीरा तो बस शिवाय की बातें सुन रही थी। शिवाय ने आगे कहा, देखो तुम्हें मेरा एक सा काम करना है। अगर तुम मेरा काम कर दोगी तो मैं तुम्हें पुलिस से बचा लूंगा। शिवाय की बात सुनकर वीरा की आंखों में आंसू आ गए, वह चेयर से खड़ी हो गई। वीरा ने भरे गले से कहा, सब एक जैसे होते हैं, सबको लड़की से एक ही चीज चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ रात बताऊंगी तो आप गलत सोच रहे हैं। मैंने उस आदमी का सर फोड़ दिया, मैं आपका भी फोड़ दूंगी। आपके साथ रात बिताने से अच्छा है कि मैं जेल चली जाऊं। वीरा ने शिवाय को पॉइंट करके कहा, अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं सुसाइड कर लूंगी। वीरा की बात सुनकर शिवाय ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और शिवाय का दिल और दिमाग दोनों शिवाय पर हंसने लगे। थोड़ी देर हंसने के बाद शिवाय के दिल ने कहा, देख वह लड़की बहुत प्यारी है और स्वीट है, इससे प्यार से बात कर। अगर तू उसके साथ इमोशनली अटैच होगा तो यह तेरी हेल्प जरूर करेगी। दिमाग ने कहा, पैसे रख इसके सामने, यह तो क्या इसके फरिश्ते में भी काम करेंगे। शिवाय फिर से वीरा की तरफ से पलट गया और गुस्से से पर धीरे से बोला, तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को फरिश्तों के पास पहुंचा दूंगा। चैप्टर 18, वह बहुत प्यार से करते हैं। वीरा की बात सुनकर शिवाय ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और शिवाय का दिल और दिमाग दोनों शिवाय पर हंसने लगे। थोड़ी देर हंसने के बाद शिवाय के दिल ने कहा, देख वह लड़की बहुत प्यारी है और स्वीट है, इससे प्यार से बात कर। अगर तू उसके साथ इमोशनली अटैच होगा तो यह तेरी हेल्प जरूर करेगी। दिमाग ने कहा, पैसे रख इसके सामने, यह तो क्या इसके फरिश्ते में भी काम करेंगे। शिवाय फिर से वीरा की तरफ से पलट गया और गुस्से से पर धीरे से बोला, तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को फरिश्तों के पास पहुंचा दूंगा। अब आगे। शिवाय फिर वीरा की तरफ देखकर बोला, देखो वीरा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने संस्कार तो दिए हैं कि मैं किसी लड़की का फायदा ना उठाऊं, और मैं इस मामले में बहुत शरीफ हूं। मेरी गर्लफ्रेंड है लायरा, अमेरिकन ब्यूटी। मैंने आज तक लायरा के साथ कुछ नहीं किया, तो तुम खुद ही सोचो मैं तुम्हारे साथ क्यों कुछ करूंगा। वीरा ने गुस्से में शिवाय को पॉइंट करके कहा, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं। माना कि मैं उम्र में आपसे बहुत छोटी हूं, इसका मतलब यह नहीं कि बेवकूफ हूं। आपने मुझे बचाया, फिर आपने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया, अब आप मुझे मीठी मीठी बातें करके अपनी बातों में फंसा भी रहे हैं। मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी, मैं आपकी ऐसी वैसी कोई भी डिमांड पूरी नहीं करूंगी। शिवाय ने इस बार दोनों हाथों से अपना माथा पीट लिया। शिवाय ने कहा, वीरा मेरी बात सुन तो लो, फिर डिसाइड करना कि तुम्हें वह काम करना है या नहीं। मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूं, ऐसी जॉब जिसमें तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। इस बार वीरा शिवाय की बातों से थोड़ी संतुष्ट हो गई। वीरा ने धीरे से पूछा, अगर आप ऐसी वैसी जॉब करने के लिए कहेंगे तो मैं नहीं करूंगी, पहले ही सुन लीजिए। शिवाय ने कहा, मेरी बात सुनो, तुम्हारी जैसी मेरी एक बहन है जिसका नाम रूही है।
जैसी वो मेरी बहन है वैसे तुम भी मेरी बहन जैसी ही हो, और कोई भाई अपनी बहन से गलत काम नहीं करवाता। समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ऑफर देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे घर की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ भी सकती हो। वीरा ने पूछा, मैं उस जॉब में सिक्योर तो रहूंगी ना? कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं करना पड़ेगा? वहाँ कोई बदतमीजी तो नहीं करेगा? वहाँ का स्टाफ मुझे कमेंट तो पास नहीं करेगा? शिवाय ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा एक भाई है विराज, एक एक्सीडेंट में उसके पैर खराब हो गए जिसकी वजह से वह चल नहीं सकता। मैंने आज तक जितनी भी डॉक्टर नर्स उसके लिए हायर किए हैं वह सबको भगा देता है। उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई है। उसे लगता है कि वह कभी चल नहीं पाएगा। वह अपना ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी केयरटेकर बन जाओ। उसके अंदर उम्मीद जगाओ कि वह अपना इलाज करा ले। अगर तुम उसकी केयरटेकर बन गई और तुमने उसे इलाज कराने के लिए राजी कर लिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। जितना पैसा तुम चाहती हो उतना पैसा दूंगा। शिवाय ने अपना फोन निकाला और उसमें वीरा को विराज की फोटो दिखाने लगा। वीरा मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करती हुई विराज की फोटो देख रही थी। वीरा विराज की फोटो को देखती हुई हल्का सा मुस्कुराकर खुद से बोली, यह तो बहुत स्मार्ट है। इतना डेशिन लड़का जीना नहीं चाहता। शिवाय ने पूछा, तो क्या सोचा है तुमने मेरे ऑफर के बारे में? वीरा ने कहा, ठीक है, मैं यह जॉब करने के लिए तैयार हूँ। शिवाय ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कल तुम्हें पिक कर लूंगा। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने वीरा को घर छोड़ दिया। वीरा अपने घर के अंदर जाने लगी तो शिवाय ने उसे रोककर कहा, वीरा, विराज तुम्हें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वह कुछ भी उठाकर मार देता है। तो तुम अपने आप को स्ट्रांग बना लो क्योंकि वह बहुत गुस्से वाला है। वीरा ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जहां मुझे हर रोज अपनी इज्जत बचाने के लिए हर रोज भागना पड़े। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं विराज सर की केयरटेकर बनकर रह लूं। शिवाय ने कहा, थैंक यू मुझे समझने के लिए। बाकी तुम पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और अंदर चली गई। शिवाय वहां से सीधा रघुवंशी मिशन आया। रात के 2 बज चुके थे। आर्या और शौर्य दोनों गार्डन में ही सो गए थे। शिवाय ने जब गार्डन में एंटर किया तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर आर्या पर चली गई। आर्या सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। आज के बाल नहीं थे तो उसने सर पर शौर्य का रुमाल बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। जैसे एक छोटा बच्चा बाल कटवा कर सो जाता है, ऐसे ही आर्या भी लग रही थी। शिवाय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शिवाय कुछ सेकंड तक आर्या को ही निहारता रहा। तभी उसके दिमाग ने कहा, अब अंदर भी चल, उसे देखता रहेगा तो उससे प्यार हो जाएगा। दिल ने कहा, कितनी मासूम लग रही है, कितनी प्यारी, थोड़ी देर और देख ले, इसे देखकर दिल को कितना सुकून मिलता है। दिमाग ने कहा, अंदर चल, अंदर थक गया है तू, थोड़ा आराम कर ले, इसका और तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। वैसे भी कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है, तेरी टाइप की नहीं है। शिवाय अपने दिल और दिमाग से इरिटेट हो गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों मुझे किसी को ताड़ने भी नहीं देते, चलो अंदर। नेक्स्ट मॉर्निंग दिव्यांश की जब आंख खुली तो उसने अपने हाथ पर भारीपन महसूस किया। दिव्यांश ने आंखें खोल कर देखा तो उसे दृष्टि का मासूम सा चेहरा नजर आया। दिव्यांश की नजर दृष्टि के चेहरे पर ठहर गई। दृष्टि के चेहरे पर हल्के हल्के बाल आए हुए थे, जिसे दिव्यांश ने धीरे से हटा दिया ताकि दृष्टि की नींद खराब ना हो। दिव्यांश दृष्टि को देख रहा था। दृष्टि के पतले पतले होठ, भारी पलकें, चांद सा रंग, कोई उसे एक बार ध्यान से देख ले तो अपना दिल दिए बिना ना रुके।
दृष्टि को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ना चाहते हुए भी दिव्यांश के होठ दृष्टि के माथे को छू गए। जब दिव्यांश को महसूस हुआ कि दृष्टि भी उठने वाली है तो दिव्यांश वहां से चला गया। दृष्टि की आंख खुली तो उसने आसपास अंदाजे से हाथ लगाकर देखा तो दिव्यांश वहां नहीं था। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, शायद वह मेरे उठने से पहले ही चले गए। थोड़ी देर में बबीता दृष्टि के कमरे में आई और दृष्टि की तैयार होने में हेल्प करने लगी। दृष्टि मिरर के सामने बैठी थी और बबीता उसके बाल संवार रही थी। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे मिस्टर रघुवंशी के बारे में बबीता आंटी से पूछना चाहिए। यह मुझे गलत तो नहीं समझेगी, लेकिन मैं मिस्टर रघुवंशी के बारे में जानने के लिए इतनी बेचैन क्यों हूँ? मुझे क्यों जानना है कि रिया कौन थी? अपने आप से लड़ने झगड़ने के बाद भी दृष्टि से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बबीता आंटी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप मुझे सच सच बताएंगी? बबीता तो पहले ही दृष्टि से काफी इम्प्रेस थी। बबीता ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछो तुम्हें क्या पूछना है? दृष्टि ने पूछा, रिया कौन है आंटी? रिया का नाम सुनकर बबीता के हाथ रुक गए। बबीता ने कहा, तुम्हें रिया के बारे में किसने बताया? सर ने। दृष्टि ने कहा, नहीं आंटी, उन्होंने नहीं बताया। कल वह नशे में रिया बड़बड़ा रहे थे। बबीता ने पूछा, पहले तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें सर बहुत परेशान करते हैं? क्या वह तुम्हें दर्द देते हैं? दृष्टि ने कहा, नहीं बबीता आंटी, वह मुझे दर्द नहीं देते, वह बहुत प्यार से करते हैं, इतनी प्यार से कि कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता है। पर आप प्लीज यह बात उन्हें कभी मत बताइएगा, कभी भी नहीं। वादा कीजिए कि आप यह बात कभी मिस्टर रघुवंशी को नहीं बताएंगी। बबीता ने दृष्टि के हाथ पर हाथ रखकर कहा, वादा करती हूँ, कभी नहीं बताऊंगी। दृष्टि की बात सुनकर बबीता कहीं ना कहीं खुश थी कि मिस्टर रघुवंशी इस लड़की के साथ रूडली पेश नहीं आते। बबीता अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में दृष्टि की आवाज पड़ी, बताइए ना आंटी, रिया कौन है? क्या वह मिस्टर रघुवंशी की वाइफ थी? बबीता को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि दिव्यांश का खालीपन दृष्टि ही भर सकती है। बबीता ने दृष्टि के बालों को बनाते हुए कहा, नहीं नहीं। दृष्टि वह उनकी बीवी नहीं थी, उनकी मंगेतर थी, वह उनसे शादी करना चाहते थे। सर और रिया की शादी फिक्स हो गई थी। रिया को सर के लिए उनकी मां ने पसंद किया था, दोनों की अरेंज मैरिज थी, लेकिन सर को फिर भी रिया से बहुत प्यार था। तुम्हें पता है दृष्टि, सर की जिंदगी में रिया पहली लड़की थी जो उनके करीब गई थी, वरना सर को तो लड़कियों से खास लगाव नहीं है, वह किसी को अपने आसपास नहीं आने देते। कितनी ही लड़कियों का दिल तोड़ा है उन्होंने, तब जाकर रिया उन्हें पसंद आई। दृष्टि ने पूछा, तो अब रिया कहाँ है? क्या उनका ब्रेकअप हो गया? क्या वो मिस्टर रघुवंशी को छोड़कर चली गई या वो किसी और से प्यार करती थी? बबीता ने दृष्टि के बालों में पिन लगाते हुए कहा, हाँ दृष्टि, रिया हमेशा हमेशा के लिए सर को छोड़कर चली गई। एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, तब से दिव्यांश सर अकेले पड़ गए, किसी से मिलते नहीं हैं, अपनी फैमिली से तो बिल्कुल नहीं मिलते। पहले उन्हें गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा आता है। घर में कोई भी नौकर नहीं है क्योंकि उन्हें घर में आदमियों का रहना बर्दाश्त नहीं होता। सर अकेला रहना ही पसंद है, वह अकेला ही रहना चाहते हैं। दृष्टि समझ गई कि रिया की डेथ भी उसी एक्सीडेंट में हुई है जिस एक्सीडेंट की वजह से वह यहाँ फंसी गई। चैप्टर 19, तुम उनकी जिंदगी की दूसरी लड़की हो। दृष्टि ने पूछा, तो अब रिया कहाँ है? क्या उनका ब्रेकअप हो गया? क्या वो मिस्टर रघुवंशी को छोड़कर चली गई या वो किसी और से प्यार करती थी? बबीता ने दृष्टि के बालों में पिन लगाते हुए कहा, हाँ दृष्टि, रिया हमेशा हमेशा के लिए सर को छोड़कर चली गई, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, तब से दिव्यांश सर अकेले पड़ गए,
किसी से मिलते नहीं हैं, अपनी फैमिली से तो बिल्कुल नहीं मिलते। पहले उन्हें गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा आता है। घर में कोई भी नौकर नहीं है क्योंकि उन्हें घर में आदमियों का रहना बर्दाश्त नहीं होता। सर अकेला रहना ही पसंद है, वह अकेला ही रहना चाहते हैं। दृष्टि समझ गई कि रिया की डेथ भी उसी एक्सीडेंट में हुई है जिस एक्सीडेंट की वजह से वह यहाँ फंसी गई। अब आगे। दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में बबीता की आवाज सुनाई दी। तुम्हें पता है दृष्टि, यह जो कपड़े तुम पहनती हो यह सब रिया के हैं। सर ने रिया का कोई भी सामान खुद से अलग नहीं किया। तुम उनकी जिंदगी की दूसरी लड़की हो जो उनके इतना करीब गई जितना रिया भी नहीं गई। दृष्टि कुछ कहती है उससे पहले ही दिव्यांश की आवाज आई, बबीता आंटी मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता दे दीजिए। बबीता ने दृष्टि से कहा, मैं अभी आती हूँ। बबीता चली गई और दृष्टि को बेचैनी हो गई। दृष्टि के कानों में बार बार कुछ की आवाज गूंज रही थी, आई लव यू डॉट आई लव यू। तुम उनकी जिंदगी की दूसरी लड़की हो जो उनके इतना करीब गई। सर को अकेले रहना पसंद है, ये कपड़े रिया के हैं। दृष्टि ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया। दृष्टि के चेहरे पर पसीना आ गया। दृष्टि को घबराहट हो रही थी। दृष्टि अंदाजे से खिड़की के पास गई जहां हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। उन हवाओं में दृष्टि को कुछ सुकून मिला। दूसरी तरफ शिवाय रघुवंशी के हाथ में पानी का पाइप था। वह शौर्य और आर्या पर पानी डाल रहा था। शौर्य ने गुस्से में कहा, शिवाय कितनी बार कहा कि मेरी आर्या को परेशान मत कर, तेरा सारा काम मैं कर दूंगा। शिवाय ने कहा, पानी तो मैं तुझ पर ही डाल रहा था, लेकिन तेरी आरू तेरे पास बैठी थी तो मैं क्या करूं। खैर छोड़ो, मैं तुझसे बाद में सोया था पर तुझसे पहले उठ गया। अब तू भी उठ जा, आज शाम को मेरे मेंशन में पार्टी है तो सारा काम तू और तेरी यह बहन करेंगे। शौर्य उठा और उसने अपनी शर्ट से पानी झाड़ा और काम पर लग गया। शिवाय भी गार्डन में सोफे पर बैठ गया और अपनी कॉफी का मजा लेते हुए शौर्य को काम करते हुए देख रहा था। शौर्य बार बार आर्या को एक जगह खड़े रहने के लिए कहता और फिर काम करने लगता, लेकिन आर्या बार बार शौर्य की हेल्प करने के लिए आगे आ जाती। शिवाय उन दोनों को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुराकर बोला, क्या बात है, दोनों भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। शिवाय के दिल और दिमाग कुछ बोलने को हुए। तभी शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, चुप डॉट, एकदम चुप डॉट, अभी मैं तुम दोनों की बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। करीब 2 घंटे बाद गार्डन में धूप आने लगी। शिवाय उठकर अपने कमरे में चला गया और बालकनी से शौर्य और आर्या को काम करते हुए देखने लगा। धूप तेज हो गई तो शौर्य ने आर्या को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और खुद काम करने लगा, लेकिन आर्या तो मानने वाली ही नहीं थी। वह बार बार शौर्य के पास जाती और उसकी हेल्प करने लगती। फाइनली शौर्य को आर्या की जिद के आगे झुकना पड़ा और फिर वह दोनों भाई बहन मिलकर गार्डन में पार्टी की अरेंजमेंट करने लगे। शिवाय अब भी अपने कमरे की बालकनी से खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। उसके पीछे राजवीर हाथ बांधे खड़ा था। राजवीर शिवाय से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत शिवाय से कुछ भी कहने की नहीं थी। थोड़ी देर देखने के बाद शिवाय बालकनी के झूले पर बैठ गया और लैपटॉप में कुछ करने लगा। शिवाय ने राजवीर को बिना देखे कहा, कुछ कहना चाहते हो राजवीर तो कह सकते हो। राजवीर को मौका मिल गया। राजवीर ने कहा, सर आज शाम को पार्टी में ओबरॉय ब्रदर्स भी आएंगे और आप अच्छे से जानते हैं कि वह दोनों भाई कितने अय्याश है, खासकर लड़कियों के मामले में। अगर अभय और अजय की नजर लिटिल गर्ल पर पड़ गई तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। शिवाय ने राजवीर की तरफ नहीं देखा और अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, पड़ गई तो पड़ गई, उसका भाई है तो उसे बचाने के लिए जब उसका भाई शिवाय रघुवंशी से टकराने की हिम्मत रखता है तो सोचो अभय और अजय का क्या करेगा। राजवीर ने अब एक और शब्द नहीं बोला।
लेकिन राजवीर को आर्य की टेंशन होने लगी। आज राजवीर ने मन ही मन एक डिसीजन लिया कि अगर ओबराय ब्रदर ने आर्या को कुछ भी कहा तो वह भूल जाएगा कि उसने खुद को शिवाय रघुवंशी को बेच दिया है। दूसरी तरफ शिवाय रघुवंशी सुबह ही वीरा को विराज के घर के बाहर छोड़ आया था। आगे का सफर वीरा को अकेले ही तय करना था। वीरा ने जैसे ही मेन गेट खटखटाया, दीनू काका ने गेट खोला। दीनू काका ने जैसे ही वीरा को देखा, वह भी वीरा को देखकर खुश हो गया, क्योंकि वीरा ने एक कॉटन का लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था और दीनू काका को ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी जो ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर रहती थी। दीनू काका ने वीरा को देखा तो मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम वीरा है? शिवाय बेटे ने भेजा है। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। दीनू काका ने वीरा को विला के अंदर बुलाया। वीरा की तो आंखें विला को देखकर बड़ी हो गई। विला बहुत सुंदर था। वीरा ने पहली बार हकीकत में ऐसा विला देखा था, वरना तो हमेशा टीवी और मोबाइल में ही देखा था। वीरा की पलकें तो झपकना ही भूल गई थी। इतना सुंदर घर देखकर वीरा के चेहरे की खुशी अलग नजर आ रही थी। वीरा ने बिंदास कहा, यह घर तो बहुत सुंदर है और कितना बड़ा भी, इसमें तो हमारी आधी कॉलोनी समा जाए। वीरा की बात सुनकर दीनू काका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दीनू काका ने कहा, बिटिया कुछ खाओगी? वीरा ने कहा, नहीं काका, मुझे विराज सर से मिला दीजिए। दीनू काका ने कहा, मिला दूंगा बिटिया, अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, यह तुम्हारा कमरा है, मैं तुम्हारा सामान रखवा देता हूँ। वीरा ने कहा, मेरे पास कुछ सामान नहीं है, शिवाय सर ने कहा था कि सब कुछ मुझे विला में ही मिल जाएगा, आप बस मुझे विराज सर से मिला दीजिए। वीरा के कई बार कहने पर दीनू काका ना चाहते हुए भी वीरा को विराज के कमरे की तरफ ले जाने लगे, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि कहीं विराज इस लड़की पर बरस ना जाए। दीनू काका ने कहा, बिटिया यही कमरा है, पर ध्यान से जाना, वह बहुत गुस्से वाले हैं। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। वीरा ने कहा, आप जाइए, मैं देख लूंगी। दीनू काका वहां से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन शिवाय का ऑर्डर था कि वीरा जो कहेगी वह करेगा, इसीलिए दीनू काका वहां से चले गए। वीरा ने विराज के कमरे का गेट खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। करीब 30 सेकंड खड़े रहने के बाद वीरा ने गेट को हल्का सा धकेल कर देखा तो गेट खुल गया। वीरा ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, उसके माथे पर एक फ्लावर पॉट आकर लगा। अगले ही पल वीरा के माथे से खून निकलने लगा। वीरा ने अपने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। तभी उसके कानों में एक जोरदार आवाज पड़ी, अगर अपनी जान प्यारी है तो चली जाओ, वरना अभी तो सिर्फ माथे पर चोट लगी है, तुम्हें जान से मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वीरा उस वक्त उस कमरे से बाहर आ गई। वीरा के माथे से खून निकल रहा था। उसने अपने दुपट्टे से अपना माथा बांध लिया था। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद वीरा ने फिर से गेट खटखटाया। वीरा ने गेट खटखटाकर कहा, सर आप मुझसे बात तो करिए, सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। विराज ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वीरा ने फिर कहा, सर प्लीज मैं आपसे आपके 5 मिनट मांगती हूँ, सर मुझसे प्लीज 5 मिनट बात कर लीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। विराज ने कहा, किस हक से मुझसे 5 मिनट मांग रही हो? तुम्हारे लिए मेरे पास 5 सेकंड भी नहीं है, तो अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप चली जाओ और शिवाय रघुवंशी से कह देना कि नेक्स्ट टाइम किसी भी लड़के या लड़की को मेरे पास ना भेजें। वीरा भी हार मानने वाली नहीं थी। वीरा ने फिर कहा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिर्फ 5 मिनट मुझसे बात कर लीजिए। विराज ने गुस्से में कहा, तुम कितनी जिद्दी लड़की हो। वीरा ने भी कहा, आप भी तो जिद्दी हैं। भगवान ने जिद करना सिर्फ अमीरों के नसीब में लिखा है, जिद्दी तो कोई भी हो सकता है, मैं भी जिद्दी हूँ।
विराज ने फिर कहा, मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, चुपचाप चली जाओ। शिवाय ने तुम्हें पैसों का लालच दिया होगा, मैं तुम्हें शिवाय से डबल पैसे दूंगा, लेकिन यहाँ से चली जाओ। वीरा ने कहा, नहीं जाऊंगी तो क्या करेंगे? मुझे मारेंगे? विराज ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप चली जाओ, मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो, वरना मेरा गुस्सा बेवजह तुम पर ही उतर जाएगा। इस बार वीरा ने सीधा विराज के दिल पर वार किया। वीरा ने कहा, मुझे नहीं पता था विराज रघुवंशी इतना कमजोर है कि एक लड़की से 5 मिनट बात नहीं कर सकता। मैं बेकार में कमजोर आदमी के लिए अपना वक्त बर्बाद करने आ गई। अगले ही पल वीरा ने मन ही मन खुद से कहा, क्या डायलॉग मारा है, वक्त बर्बाद करने आ गई, तेरे पास तो वक्त ही वक्त है, तुझे कौन सा प्रधानमंत्री की पोस्ट की शपथ ग्रहण करनी है? वीरा की यह बात सुनकर विराज का गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो गया, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, समझी तुम? वीरा कमरे के अंदर आने लगी तो विराज ने उसे रोकते हुए कहा, जो बात करनी है कमरे के बाहर खड़ी होकर करो, अगर अंदर आई तो ऐसा ना हो कि मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर कुछ फेंक कर मार दूं। वीरा जहां खड़ी थी वहीं रुक गई। चैप्टर 20 साला नौटंकी। अगले ही पल वीरा ने मन ही मन खुद से कहा, क्या डायलॉग मारा है, वक्त बर्बाद करने आ गई, तेरे पास तो वक्त ही वक्त है, तुझे कौन सा प्रधानमंत्री की पोस्ट की शपथ ग्रहण करनी है? वीरा की यह बात सुनकर विराज का गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो गया, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, समझी तुम? वीरा कमरे के अंदर आने लगी तो विराज ने उसे रोकते हुए कहा, जो बात करनी है कमरे के बाहर खड़ी होकर करो, अगर अंदर आई तो ऐसा ना हो कि मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर कुछ फेंक कर मार दूं। वीरा जहां खड़ी थी वहीं रुक गई। अब आगे वीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह बात कैसे शुरू करें। वीरा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। वीरा ने मन ही मन खुद से कहा, तूने 5 मिनट मांग तो लिए, पर तू बात क्या करेगी? 5 मिनट में कैसे कन्विंस करेगी? हे भगवान, क्या करूं मैं? विराज ने चिल्लाकर कहा, 5 मिनट चुप रहने का इरादा है? वीरा ने कहा, नहीं सर, मुझे आपसे पूछना था कि आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाना चाहते? विराज ने गुस्से में कहा, तुम मेरा इंटरव्यू लेने आई हो? यह बात पूछने के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी। मैं इस बात का जवाब दे दूंगा तो यहां से चली जाओगी? वीरा ने कहा, जाने के लिए तो नहीं आई हूं, लेकिन अगर आपकी बात से संतुष्ट हुई तो चली जाऊंगी। विराज ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा, जहां तुम खड़ी हो वहां से तुम्हें दुनिया अच्छी दिखाई देती है, जहां मैं हूं वहां से दुनिया बहुत बुरी। मैं चल नहीं सकता, मेरा इलाज कभी नहीं होगा, मैं किसी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहता, मेरी हालत बहुत बुरी है, इतनी कि अगर मुझे सुसाइड करने का मौका मिलता तो मैं कर लेता, लेकिन मैं सुसाइड भी नहीं कर सकता क्योंकि मजबूर हूं। वीरा कहीं ना कहीं विराज के दिल का दर्द समझ रही थी। वीरा ने कहा, आपको अपनी जिंदगी मुश्किल लगती है, आपको जीना अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि दुनिया की जितने भी प्रॉब्लम है सब आपकी लाइफ में है। विराट ने कहा, समझदार हो, समझ गई, अब जा सकती हो। वीरा ने कहा, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल है तो क्या आप मेरी एक कहानी सुनेंगे? विराज ने ना चाहते हुए भी कहा, बोलो। वीरा के सिर में चोट लगने की वजह से काफी दर्द था, इसीलिए वह गेट पर ही धीरे धीरे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। वीरा ने कहा, तो सुनिए, मैं आपको बताती हूँ, जिंदगी मुश्किल होती है तो कैसी होती है। एक लड़की थी 8 साल की, ठीक से अपने ऊपर डिपेंड भी नहीं थी कि उसकी माँ की डेथ हो गई, पीछे छोड़ गई अपना 1 साल का बेटा। 8 साल की लड़की को खुद संभलना नहीं आता था, लेकिन उसने अपने 1 साल के भाई को संभाला, जैसे तैसे अपने भाई का और अपना पेट भरती थी।
बाप ने कभी उन बच्चों की परवाह नहीं की और 6 महीने में दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने उस लड़की को जी भरकर टॉर्चर किया। वो लड़की छोटी सी उम्र में घर का सारा काम करने लगी, अपने छोटे भाई को भी संभालती थी। फिर भी उसकी सौतेली माँ का जी नहीं भरा। वह उन दोनों भाई बहन को कभी खाना देती और कभी कभी तो 2 दिन तक नहीं देती थी। वह लड़की बड़ी हो गई। स्कूल पास करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके सौतेली माँ ने कहा कि कमाकर लाओ तभी खाना मिलेगा। जिस उम्र में लड़की को कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने सपने पूरे करने चाहिए थे, उस उम्र में वह डांस बार में वेटर की जॉब करने लगी। रोज एक भेड़िए से खुद को बचाती, रोज कुछ पैसों के लिए गंदी नजरें बर्दाश्त करती, दुनिया के जानवरों से खुद को बचाने के लिए रोज लड़ती। फिर एक दिन उसे एक फरिश्ता मिला जिसने उसे एक केयरटेकर की जॉब ऑफर की। दूसरी तरफ आप हैं जिसके पास बेशुमार दौलत है, शिवाय रघुवंशी जैसे भाई हैं जो आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार। एक एक्सीडेंट में आपके पैर क्या खराब हो गए, आपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। अगर आपका उस लड़की का कंपैरिजन करूं तो उस लड़की को तो कब की सुसाइड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उस लड़की ने सुसाइड नहीं की, अपनी जिंदगी से लड़ी। अपने खराब हालातों में भी वह डटकर खड़ी रही। वीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आपको पता है सर, उस लड़की को कभी किसी ने प्यार नहीं किया। उस लड़की को कभी किसी ने हाथ पकड़कर यह नहीं कहा कि मैं हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला। वह अकेले ही लड़ती झगड़ती अपनी किस्मत को कोसती हुई बड़ी हो गई। जिस उम्र में लड़कियां खेलती हैं, खुश रहती हैं, उस उम्र में वह लड़की बंधुआ मजदूर की तरह काम करती थी। अब आप बताइए सर, आपकी जिंदगी ज्यादा टफ है या उस लड़की की? आप तो अपना इलाज करवाएंगे तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन उस लड़की को तो ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगी। उसे तो रोज पानी पीने के लिए कुआं खोदना पड़ता है। वीरा जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में वह सब कुछ उतर आया जो उसने जिया था। अपनी सौतेली माँ का टॉर्चर, बचपन से काम करना, भूखे रहना, वह सब कुछ उसकी आंखों में एक फिल्म की तरह घूम रहा था। वीरा ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसे एक आदमी व्हील चेयर पर दिखाई दिया। आंखों में आंसू होने की वजह से उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। वीरा इतना तो समझ गई कि वह विराज सर है। विराज ने अपना एक हाथ वीरा की तरह बढ़ाया ताकि वह उठ जाए। वीरा ने विराज का हाथ थाम लिया, बिना यह जाने कि वह हाथ अब उसे जिंदगी भर थामना है। विराज वीरा को दिलासा देते हुए कहा, रोना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। वीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, फ्लावर पॉट उठाकर फेंकने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, किसी के ऊपर चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, अपनी फैमिली की बात ना मानने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, ट्रीटमेंट ना करवाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, अपने आप को लाचार समझने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वीरा की बातें विराज के दिल पर असर तो कर रही थी। पता नहीं क्यों विराज को हंसी आ गई और विराज ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम ताने भी मारती हो? वीरा ने भी मुस्कुराकर कहा, अब मैं आपके जितनी अमीर तो हूं नहीं कि फ्लावर पॉट उठाकर मार दूं, ताना ही मारकर काम चला लेती हूं। विराट ने कहा, काफी इंटरेस्टिंग लड़की हो, अगर तुम 10 दिन मुझे झेल गई तो तुम्हारी जॉब पक्की। इतना कहकर विराज ने अपनी व्हीलचेयर को मोड़ लिया और जाने लगा। वीरा ने कहा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? विराज ने कहा, तुम्हारे सिर पर चोट है, मरहम पट्टी करवा लो, कल से अपना काम शुरू कर देना। वीरा मुस्कुराकर वहां से चली गई। दीनू काका ने वीरा को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वीरा भी काका को देखकर उछल पड़ी। दीनू काका और वीरा ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। विराज उन दोनों को ऊपर से देख रहा था और ना चाहते हुए भी विराज के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई।
दीनू काका ने कहा, क्या बात है बिटिया, तुम पहली लड़की हो जिसे विराज बेटा ने रुकने के लिए कहा है, वरना आज तक 2 घंटे से ज्यादा कोई लड़की नहीं रुकी। वीरा ने एक तेरी मुस्कान के साथ कहा, वह क्या है ना काका, सबको अपनी जान प्यारी है और मुझको मेरी इज्जत। काका ने हैरत से वीरा को देखा। वीरा ने कहा, आप नहीं समझोगे, खैर मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। दूसरी तरफ शौर्य सुबह से शाम तक काम ही करता रहा। शौर्य और आर्या दोनों ने मिलकर पूरे गार्डन की सफाई की, फिर पूरा गार्डन डेकोरेट किया। शिवाय तब तक गार्डन में आ गया था। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, क्या बात है शौर्य, तूने तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, चल अब तू खाना बनाने की तैयारी कर ले। शौर्य ने फिर से आर्या को एक चेयर पर बैठाया और बोला, बच्चा मैं खाना बनाऊंगा और तुम यहाँ चुपचाप बैठोगी, ठीक है, कोई शरारत नहीं। आर्या ने छोटे बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन आर्या मानने वालों में से नहीं थी। शौर्य खाना बनाने की तैयारी करने लगा। शौर्य खाना बना रहा था, तभी उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक। शिवाय किचन में कुछ कर रहा था और शौर्य एप्पल उछालकर उसे चिढ़ा रहा था। शिवाय ने कहा, यह तेरी अलग ही जिद है कि तेरे हाथ का ही खाना है, इतने सारे नौकर है घर में, कोई भी बनाकर खिला देगा। शौर्य ने एप्पल का बाइक लेते हुए कहा, तूने ही तो कहा था अगर शर्त मैं जीता तो जो मैं कहूंगा तू करेगा। शिवाय ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ कहा था, मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा कहेगा, मेरे साथ मूवी देखने चल, बाइक राइडिंग पर चल या कोई ट्रिप अरेंज कर दे, मुझे क्या पता कि तू मुझे इस किचन में झोंक देगा, यार मुझसे कुछ नहीं बनेगा। शौर्य ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है शिवाय रघुवंशी पानी भी खुद से नहीं पीता, लेकिन आज शर्त हारने की वजह से तुझे मेरे लिए पास्ता बनाना पड़ रहा है। शिवाय प्याज काट रहा था, उसकी आंखों में पानी आ गया था। शिवाय ने चाकू से शौर्य को पॉइंट करते हुए कहा, देख लेना शौर्य, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझसे बहुत सारा खाना बनाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, तब देखता हूँ तेरी बत्तीसी कितनी हिलती है। तभी शिवाय की उंगली कट गई। शौर्य घबरा गया और उसने झटके से उसकी उंगली अपने मुंह में डालकर शक्कर ने। शिवाय ने अपनी उंगली शौर्य के मुंह से निकालकर कहा, साले हिंदी फिल्मी ज्यादा देखता है क्या, और अगर देखता भी है तो यह काम हीरोइन का है, तेरे जैसे फालतू दोस्त का नहीं। शौर्य ने हाथ बांधकर कहा, यह सही है, तेरी परवाह भी करूं, ऊपर से तू मुझे सुना भी रहा है। शिवाय ने हंसते हुए कहा, बड़ा आया मेरी उंगली अपने मुंह में डालने वाला, अच्छा हुआ किसी नौकर ने देखा नहीं, वरना मेरे तेरे बारे में कुछ अलग ही सोच लेते। शौर्य चिढ़ गया। शौर्य ने कहा, ज्यादा दिमाग मत चला, चुपचाप से मेरे लिए पास्ता बना। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अरे यार तू तो बुरा मान गया, तेरे लिए कुछ भी तू कहेगा तो पास्ता के साथ साथ मैगी भी बना दूंगा। शौर्य ने हैरानी से कहा, मैगी? शिवाय ने हंसते हुए कहा, हाँ और क्या, 2 मिनट में बन जाएगी। शौर्य और शिवाय फिर दोनों हंसने लगे। फ्लैशबैक एंड। शौर्य भी प्याज काट रहा था और उसका ध्यान पुरानी बातों पर था। एक वक्त था जब शौर्य और शिवाय की दोस्ती पूरा कॉलेज जानता था। शौर्य का भी ध्यान प्याज में नहीं था, उसकी भी उंगली कट गई। शिवाय ने यह देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी धक हुई। शिवाय शौर्य के पास जाना चाहता था, लेकिन गया नहीं। उसने पलटकर एक नौकर को बिना वजह डांटते हुए कहा, देखकर काम नहीं कर सकते, अगर लग जाती तो। वह नौकर हैरानी से शिवाय को देख रहा था, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर वह बिना वजह डांट क्यों खा रहा है। शिवाय ने गुस्से में आगे कहा, देख कर काम कर लोगे तो चोट कम लगेगी, लेकिन नहीं डॉट, पता नहीं अपने ही ख्यालों में रहते हैं और काम ढंग से करते नहीं। शौर्य ने अपनी उंगली पकड़ रखी थी और वह शिवाय की बातें सुन रहा था। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, साला नौटंकी।